मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा यानी कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा करूंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि सिलेबस के आधार पे मैंने कौन से सब्जेक्ट को कवर कराया है और आने वाले समय में किस सब्जेक्ट को मैं कवर कराने वाली हूँ, और उसके फुल सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि उसमें किस किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो इन सभी चीजों पे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम लोग जो मैंने शुरू किया है जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का क्लास लेना, और मैंने आपको बताया है कि उसमें मैं कौन कौन से भाग को कवर कराने वाली हूँ, तो उसको मैं किस रणनीति के आधार पर उसको खत्म करूंगी और किस तरीके से वो सभी क्लासेज जो है वो आगे चलेंगे। इन्हीं सब बातों पे आज की क्लास में डिस्कशन होगी। और जैसा कि पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं झारखंड से संबंधित जिसको मैंने कवर कराए, कंप्लीट कराए, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई भाग खत्म होता है। इसी तरीके से झारखंड की अर्थव्यवस्था के जो क्लास है वो समाप्त हुए। अब हम लोग एक नए विषय पर चलते हैं, अब वो है एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान। इसमें जो एक मॉडल क्वेश्चन के अंतर्गत मैं उसका आंसर कराऊंगी, और इस भाग को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का। मैंने जो टारगेट रखा है इसको कंप्लीट कराने का वो 7 डेज का है, और मैं कोशिश करूंगी कि फुल डिटेल आपको देते हुए अच्छा एक आंसर के क्वेश्चन के साथ आंसर देते हुए इसके सिलेबस को समाप्त करूं, और फिर उसके बाद हम लोग इतिहास विषय पे चलेंगे जो पेपर 3 में है। तो थोड़ा सा और भी डिटेल में जाने क्या है, देखिए पेपर 5 में आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगी, और मेरे जो भी मित्र नए नए क्लास को ज्वाइन किए हैं तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी क्लास मैं लेती हूँ मुख्य परीक्षा के लिए तो उसके पीडीएफ आप लोगों को मिल जाते हैं। और इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो उस ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी किस तरीके से आपको उस ग्रुप में जुड़ना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मैं क्लास लेते जाती हूँ तो उसके जो नोट्स होते हैं आपको उस ग्रुप में मिलते जाते हैं। तो ये बेनिफिट है उस ग्रुप का। और मैंने इसके अंतर्गत झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है इसके क्लासेस मैंने समाप्त कर दिए, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें से एक टॉपिक जो है वो बचा रह गया है, और वो है झारखंड की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी उपलब्धि बतानी है। चूंकि डाटा मेरे पास इनफ नहीं है कि यहाँ से मैं आप लोगों से को मतलब एक अच्छा आंसर जो एक लॉन्ग जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जितने शब्दों में, तो उसका मैं आंसर तैयार कर सकूं। तो जैसे ही इसके डाटा मुझे मिल जाते हैं मैं आप लोगों को इसके आंसर भी करा दूंगी, जिसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है तो 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों को पढ़ना है, और ये झारखंड के संदर्भ में होगा। तो जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो झारखंड इसके लिए क्लास को मैं रोक नहीं रही, क्योंकि अगले विषय पे हम लोगों को चलना है, और अगला विषय जो है वो है क्या है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान जो है वो पेपर 6 का भाग है, यानी कि जो छठा पेपर होगा मुख्य परीक्षा का उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें भी आपको जो पेपर 6 है उसमें आप लोगों को कृषि विज्ञान पूछा जाना है, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस से प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था यहाँ से वो कृषि वानिकी पर था, और बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस। और मैंने इसके क्लास लिए थे पिछली बार मुख्य परीक्षा के समय में, कृषि वानिकी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, और मेरे 2-4 मित्र ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो उनका ये कहना था कि जो आपने कृषि वानिकी पढ़ाया था मैंने उसे ही जाकर के आंसर में कॉपी पेस्ट किया था, और हम लोगों ने अंक पाया, और उन्होंने मुझे थैंक्स बोला था। तो मुझे थोड़ा सा और मुझे ऐसा हौसला लगा कि नहीं, जब मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाऊंगी तो ये जरूर इफेक्टिव होगा। और एग्रीकल्चर साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है तो थोड़ा हम लोग सिलेबस को जानने, लेकिन पहले हम लोग रणनीति को जानते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो एग्रीकल्चर साइंस का ही होगा। ये पेपर 6 का होगा। पेपर 3 में मुझे जिसमें आप लोगों को इतिहास और भूगोल विषय से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो पेपर 3 में मैं आप लोगों को इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और झारखंड का इतिहास,
ये सब इसमें आ जाते हैं। तो पेपर 3 में मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगी। जैसे ही कृषि वानिकी समाप्त होता है वैसे ही हम लोग इतिहास विषय पर चलेंगे। और इतिहास का चूंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, टाइम टेकन है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2 क्वेश्चन के आंसर कराने का, यानी कि 2 टॉपिक को कंप्लीट कराने का, ऐसा मेरा प्रयास है। मैं सोचूंगी, ऐसा लिखने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक नया रणनीति हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए। पेपर 3 में मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। फिर अब क्या हो गया, ये कृषि विज्ञान के बाद हम लोग इतिहास विषय को पढ़ेंगे। फिर पेपर 3 में आप जानेंगे भूगोल विषय, ठीक है ना। भूगोल विषय में जो भी आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, झारखंड की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ये सारे भाग को मैं कवर कराऊंगी। पेपर 3 का जो भूगोल है ये सब मैं कराने वाली हूँ। 1 बाय 1 करके इसी तरीके से डिटेल में पढ़ते हुए हम लोग मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस है, जो जितना मुझे कंप्लीट कराना है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। फिर पेपर जो 4 है, जिसमें आप लोगों को भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़नी है, और इसी में आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, तो ये पढ़ने हैं। तो ये भी जैसे ही भूगोल समाप्त होगा वैसे ही हम लोग पॉलिटी की तरफ चलेंगे। तो ये, और इसमें भी आप लोगों को भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़नी है, साथ में झारखंड की भी राज्य व्यवस्था पढ़नी है। तो वो सारी चीजों को हम लोग एक साथ यहाँ कवर करेंगे। तो इतने भाग को जो मुझे कवर कराना है, इसके बारे में ये डिटेल हो गया, और एक टाइम टेबल और एक रणनीति हो गई। और आने वाले समय में इसी तरीके से आपको क्लास मिलेंगे। अब हम लोग जो इस पे चलते हैं, जैसे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था समाप्त हुई, और इसके सारे पीडीएफ जो हैं एक ही फाइल में करके मैं, क्योंकि अलग अलग मैंने दिए हैं नाम के हिसाब से, अब मैं क्या करूंगी, उस सारे पीडीएफ को एक फाइल में करूंगी, और जो ग्रुप मैंने बनाया है स्टडी ग्रुप, उस सभी में ये सारे फाइल आपको चले जाएंगे, ताकि एक जगह आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था के जो जितने भी पीडीएफ हैं एक जगह इकट्ठे मिले। और हम लोग झारखंड के एग्रीकल्चर जो जिसमें आपको पढ़नी है, और जो भी मेरे मित्र नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो जॉब करते हैं, उनके पास उतनी टाइम नहीं होती कि सारे आंकड़ों को इकट्ठा करें और उसके आंसर को लिखें, तो उनके लिए मैं मेहनत करती हूँ। तो आप अगर जॉब में हैं, अगर आपको मेरे पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। देखिए, कृषि जो है जिसमें आप लोगों को पढ़नी है, हाँ, कृषि विज्ञान जो एग्रीकल्चर साइंस है, जो अगला सब्जेक्ट मैं शुरू करने वाली हूँ, ये वाला कृषि विज्ञान। तो थोड़ा हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जाने कि क्या क्या आपको पढ़नी है। तो इसमें आपको जानना है झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र, जो अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसी में मैं आपको बताऊंगी वर्षा प्रणाली एवं प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञात अजैविक दबाव या तनाव, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर इसके बाद जो है ये झारखंड के संदर्भ में होगा। फिर क्या है कि वर्षा पोषित कृषि, क्योंकि झारखंड में जो कृषि होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, तो वो वर्षा पर आधारित होता है, क्योंकि वैसी कोई नदियां नहीं है जो वर्षवाहिनी हो, वो सालों भर उसमें जल बना हो, या बहुत सारी नहरों का जाल बिछा नहीं है, और वर्षा के जल पर डिपेंड है। लेकिन फिर भी वर्षा की वो भी समस्या है कि वर्षा के जल को इकट्ठा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि पठारी जगह है, वर्षा का जल जो होता है ढुल के अलग अलग राज्यों में चला जाता है। तो ये सभी समस्याओं पे फोकस करके इसका आंसर करना है। तो इसमें आपको क्या पढ़नी है, वर्षा पोषित कृषि, और फिर इसमें राज्य के पारंपरिक खाद्यान्न एवं बागानी फसलें, फिर बदलती जलवायु के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के लिए फसलों की विविधता और पौष्टिकता की सुरक्षा की आवश्यकता, फिर वर्षा के जल का संचयन, वर्षा के जल को किस तरीके से संचित किया जा सकता है वो प्रक्रिया बतानी है। अलग अलग तरीके होते हैं वर्षा के जल के संचयन का। और झारखंड में कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका, कृषि का उत्पादन बढ़ाने में, जैसे कि वर्षा के जल को भूमिगत जो है अंडरग्राउंड वाटर की तरफ भी सेव किया जा सकता है, बहुत सारा तरीका है, और उसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। तो ये सारे एक तरीका होता है, सारा प्रोसेस है। तो ये सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर मछली पालन, जो मत्स्य पालन होगा झारखंड में, क्योंकि तालाब की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मछली पालन किस तरीके से करने हैं और इसका क्या मतलब बेनिफिट क्या हो सकता है, और मतलब किसान कैसे लाभ ले सकते हैं मछली पालन करके, और क्या प्रोसेस है मछली पालन करने का।
तो ये और क्या उस समस्या है और क्या किस तरीके से मछली पालन किया जा सकता है, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है झारखंड की मृदा उर्वरता की अवस्था, कि मृदा किस तरीके की है झारखंड में, उसकी क्या अवस्था है और उसके आधार पे किस तरीके से कृषि करने हैं। फिर मिट्टी के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए जो केंचुआ खाद और गोबर खाद का उपयोग, केंचुआ खाद और गोबर खाद का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, केंचुआ खाद बनाने का क्या प्रोसेस है, गोबर से खाद किस तरीके से बनाया जा सकता है और उसका उपयोग कृषि कार्यों में किस तरीके से किया जाएगा और उसका लाभ किस तरीके से मिलेगा किसानों को, इन सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। फिर नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने, बैक्टीरिया तथा उनका उपयोग और जैविक खेती की अवधारणा, ये सभी के बारे में डिटेल में आपको जाननी है। फिर आप जानेंगे वानिकी की अवधारणा, इसमें आपको जानना है कि बंजर भूमि एवं उसे उपजाऊ बनाने के उपाय, जिसके आधार पे अभी जो बिरसा हरित कृषि जो एक नई योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, तो इस योजना का भी इसमें आप डिटेल आपको देनी है और साथ में ये बताना है कि वानिकी की क्या अवधारणा है और बंजर भूमि और उसे उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है झारखंड के किसानों के लिए सरकार की लाभकारी योजनाएं, किसानों के लिए जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही हैं, जिसमें नीलांबर पीतांबर भी योजनाएं हैं, कृषि वानिकी जनवन योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाई गई हैं। फिर उनके बीमा से संबंधित, फसलों के बीमा से संबंधित जो योजनाएं, बजट में क्या प्रावधान किया गया, किस तरीके से किसान इससे लाभान्वित हुए, अलग अलग योजनाओं के मध्य में कितने पैसे उनको दिए गए या कितना पैसा दिया जाना है, किस तरीके से आवंटित किया जाना है, किस तरीके से वो लाभ लेंगे, लाभुक कौन होगा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जाननी है। तो ये आपको झारखंड की एग्रीकल्चर साइंस में आपको पढ़नी, और मुझे जैसे कि टॉपिक को पढ़ के अंदाजा हुआ कि ये सारे टॉपिक जो हैं ये झारखंड से ही संबंधित हैं, झारखंड से ही होंगे और झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जलवायु, झारखंड के किसानों की स्थिति, झारखंड की जितने भी योजनाएं हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसके आंसर को करने हैं। तो कृषि वानिकी की क्लास मैं करा दूंगी। प्रयास देखिए, जैसे अभी मैंने सिलेबस को देखा है तो इसमें आपको बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, तो क्लास तो थोड़े लंबे होंगे, लेकिन मैंने टारगेट करके रखा है कि 7 से 8 दिन में, अगर कोई बीच में कोई बाधा नहीं आती है तो 7-8 दिन में इसके क्लास को मैं समाप्त करना चाहूंगी। और कृषि वानिकी जैसे समाप्त होगा तो एक बड़ा विषय जो है माफ कीजिएगा इतिहास विषय का, जिसमें कि आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री और झारखंड के इतिहास को आपको पढ़ने हैं, तो इसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो ये हो गया, एक रणनीति हो गई और थोड़ा सिलेबस पे भी चर्चा हो गई। ये थोड़ी सी चर्चा है सिलेबस पे, और सारे पूरे सिलेबस के हर एक भाग को इसी तरीके से करके मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कराऊंगी। और चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं पढ़ाना है, लेकिन प्रयास मेरा यही होगा कि जब मैं पॉलिटी की क्लास लूंगी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के से संबंधित जो भी एग्जाम लिए गए हैं बीपीएससी के अंतर्गत या जेपीएससी के अंतर्गत, जिन्होंने ऑप्शनल विषय को रख करके यहाँ एग्जाम दिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल विषय रखा था बीपीएससी में, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको मैं आपको बता दूंगी। पिछले 8 साल या 10 साल के अंदर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जिसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो चांस है कि आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं करा दूंगी, आंसर आपको खुद करने होंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो ये काम मैं करूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं बीपीएससी और जेपीएससी में, इसके क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। 2-3 दिन के क्लास होंगे, इसके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो ये हो गया आज की क्लास के सारे मतलब आज की क्लास में मुझे जो बताना था। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें मैं आपको क्लास के साथ साथ पीडीएफ देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। और अगर आपको टेस्ट देने हैं जेपीएससी के प्रीलिम्स के, जिसमें कि सेकंड पेपर या जहाँ पर 110 क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में 110 क्वेश्चन, उसके सिलेबस को ध्यान में रख के ये टेस्ट मैंने तैयार किया है और आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। प्रीलिम्स के जो मतलब के लिए जो तैयारी मैं कराती हूँ, तो उसके भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, तो आप उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो नए क्लास को ज्वाइन किए हैं, जिनको ये सब जानकारी होनी चाहिए और उनका बार बार मुझे कमेंट आता है, तो उनके लिए मैंने
ये बातें बताई हैं। और जो भी लोग जो भी मेरे मित्र जो हैं जो लिख रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स। और तरीका यही है पढ़ाई करने का, आप नोट्स बनाइए या फिर आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बना करके आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार। और मेंस को आंसर को एक दिन में कोशिश कीजिए कि 2 क्वेश्चन के आंसर को लिखने का। और पर डे आप लोगों को इसके लिए 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम जो है वो निकालना जरूरी है, ताकि प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम जो है की तैयारी जो है वो आप साथ में करते रहें। क्योंकि आपका पूरा फोकस होना चाहिए पूरी एग्जाम को क्रैक करने का, ना कि प्रीलिम्स को क्रैक करके और मेंस में मतलब किसी तरह से बाद में आपको अफसोस ना हो कि मैं क्वेश्चन के आंसर का अगर प्रैक्टिस किया होता तो शायद आंसर मेरा सिलेक्शन होता। तो ये अफसोस से बचने के लिए आप अभी से ही क्वेश्चन के आंसर का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है आप लोगों को। मैंने अपने अनुभव से ये सारी चीजों को सीखा है, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप प्रैक्टिस कीजिए आंसर को लिखने का, क्वेश्चन के आंसर को लिखने का मुख्य परीक्षा के लिए। प्रीलिम्स के लिए आप अपना पूरा टाइम का जो आप टाइम निकालते हैं एग्जाम के लिए पढ़ने का, उसको 80% दीजिए और 20% जरूर आप मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के कृषि विज्ञान यानी कि झारखंड एग्रीकल्चर साइंस में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है वैसे स्टूडेंट के लिए जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और आज का जो मेरा क्लास है ये मुख्य परीक्षा का एक भाग है। अगर जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 में आप लोगों को एग्रीकल्चर साइंस पढ़ने हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो झारखंड से संबंधित है। तो इसमें जो क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने लिया है वो है वर्षा आधारित कृषि किसे कहते हैं, वर्षा आधारित कृषि किसे कहते हैं, और झारखंड राज्य में वर्षा आधारित कृषि तकनीक का प्रयोग कर कृषि में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है और इसके अंगीकरण में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालें। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर 3 भागों में बांटा जाए तो पहला जो भाग है वो है वर्षा आधारित कृषि किसे कहते हैं, ये पहला भाग है। और जो दूसरा भाग है वो है झारखंड राज्य में वर्षा आधारित कृषि तकनीक का प्रयोग करके कृषि में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, ये दूसरा भाग है। और जो तीसरा भाग है उसमें ये बताना है कि जब वर्षा आधारित कृषि की जाती है झारखंड के क्षेत्र में तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये तीसरा भाग है। तो जब मैंने आंसर किया है तो इसके मैंने 3 भाग किए हैं। पहला भाग जो है वो भूमिका का, दूसरा भाग जो है वो है मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। भूमिका में मैंने लिखा है कि भूमि एवं जल प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दी गई 2 अनमोल संपदाएं हैं जिनका कृषि हेतु उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आया है। तो प्रकृति के द्वारा दिया गया 2 अनमोल उपहार कौन कौन से हैं, तो वो है भूमि और जल। और इन दोनों का प्रयोग मानव जो है वो कृषि कार्यों के लिए करता है। हमारे देश की आर्थिक उन्नति में कृषि का बहुमूल्य योगदान है। अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो है कृषि। और कृषि के कार्य में भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि कार्यों में संलग्न हैं। वही स्थिति झारखंड की भी है। देश में लगभग 70% कृषि जो है वो भूमि वर्षा पर निर्भर है। 70% जो कृषि भूमि है देश की वो वर्षा पर निर्भर वहाँ कृषि होती है। वहीं झारखंड राज्य कृषि प्रधान भी राज्य है और झारखंड की अर्थव्यवस्था भी जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। झारखंड की कृषि मानसून पर आधारित है। जिस तरीके से भारत की कृषि मानसून पर आधारित है उसी तरीके से झारखंड की भी जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। और झारखंड में मानसून अनिश्चित है, कभी कभी सूखा प्रभावित भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसको सूखा प्रभावित जिले भी घोषित किए जाते हैं। अन्य वर्षों की अपेक्षा औसतन वर्षा की कमी हो जाती है किसी किसी वर्ष। तो कृषि कार्य के लिए मानसून पर निर्भरता अधिक होने के कारण राज्य में कुल कृषि 29.74 लाख हेक्टेयर का लगभग 26% भाग सिंचित है। कुल सिंचित भूमि का 58.3% भाग जो है वो सतही जल के द्वारा और 47.7% भाग जो है वो भूमिगत जल के द्वारा सिंचित होता है।
झारखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा केवल 20% तक ही बढ़ाई जा सकती है। इससे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा नहीं बढ़ाई जा सकती है। बहुत अगर प्रयास किया जाता है तो इससे अधिक होने की संभावना कम है। चूंकि यहाँ सालों भर बहने वाली नदियों की कमी है, कोई ऐसी नदी है जो नदी नहीं है जो वर्षवाहिनी है, सालों भर उसमें जल जो है वो प्रवाहित होते रहता है और उसके द्वारा सिंचाई के कार्य किए जा सकते हैं, ऐसी कोई नदी नहीं है। और भूमि भी पठारी है, तो जो भूमिगत जल है उसका भी प्रयोग कृषि कार्यों में नहीं किया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं बृहद स्तर पे। इस क्षेत्र में वर्षा तो करीब करीब 1400 से लेकर के 1500 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन अवधि जो है वो केवल 3.5 या 4 माह का होता है। वर्षा जो है वो साल के केवल या तो 3.5 माह नहीं तो कभी कभी 4 माह तक चलती है। 15 जून से लेकर के अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक यहाँ बारिश होती है। वर्षा की तीव्रता अधिक होने पर भूक्षरण की समस्या बराबर बनी रहती है, क्योंकि जो पठारी भूमि है तो अगर उस पे जो मिट्टी होती है तो अगर बहुत तीव्र बारिश होगी तो तीव्र बारिश के कारण भूमि का क्षरण होता है, तो भूमि के क्षरण की समस्या बढ़ती जाती है, जिस कारण से जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है, मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है। इसके विपरीत वर्षा ऋतु खत्म होने पर नवंबर और दिसंबर में सुखाड़ रहता है, क्योंकि उस समय में बारिश नहीं होती है। यानी वर्षा आधारित जो रबी फसलों जो वर्षा पर आधारित जो रबी फसल है उसको सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ के अधिकतर किसान छोटे और सीमांत हैं, इसलिए वर्षा पर आधारित खेती के लिए तकनीकी रूप से भूमि क्षरण तथा जल का संरक्षण की विभिन्न विधियों को सुनियोजित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अगर अच्छी कृषि करनी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो वर्षा के कारण जो भूमि क्षरण हो रहा है इस समस्या से निजात पाया जाए, या फिर जो ये जल संरक्षण जो है उसकी विभिन्न जो अलग अलग जो विधियां हैं उसको अपनाया जाए। और इसका ये जो अन्य विधियां जो हैं उसका विवरण निम्नवत है। अब हम लोग चलिए उस कौन सी विधियां जिसका प्रयोग में लाया जा सकता है वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत। तो झारखंड राज्य की भूमि की बनावट के आधार पे यह 3 प्रकार की है। भूमि जो है वो 3 प्रकार की बनावट के आधार पे है। तो एक तो है ऊपरी भूमि, जिसको झारखंड में टाड़ के नाम से जाना जाता है। वही दूसरा भूमि है वो मध्यम भूमि, बीच वाला भाग है ये। और तीसरा जो भूमि है वो है नीचे वाली भूमि, इसको दोन कहते हैं। तो तीनों जमीन की बनावट जो है वो एक दूसरे से भिन्न होती है, अलग अलग इसकी बनावट होती है। और इसके आधार पे निम्न तरीके को अपना करके कृषि में सुधार किया जा सकता है। अब भूमि के आधार पे अब कृषि के कार्य किए जा सकते हैं। तकनीक अब जो वर्षा आधारित कृषि है वैसे उनकी तकनीक को प्रयोग में लाया जा सकता है और कृषि के उत्पादन में बढ़ाया जा सकता है। तो ये कौन कौन से तकनीक हैं? तो ये है मिट्टी तथा जल संरक्षण, फसलों की आगत बुआई, इसमें पहला है मिट्टी तथा जल संरक्षण, दूसरा है फसलों तथा किस्मों का चुनाव, तीसरा है फसलों की आगत बुआई, चौथा है पौधों की पर्याप्त संख्या। ये मैंने नंबरिंग यहाँ थोड़ा गलत कर दिया है। यहाँ 5वां है खरपतवार नियंत्रण, 6ठा है बीच वाली जमीन में कृषि, 7वां है नीचे वाली जमीन में कृषि। तो इस तरीके से तकनीक जो है वर्षा आधारित कृषि जो है वो किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिट्टी तथा जल संरक्षण के बारे में, किस तरीके से मिट्टी का संरक्षण और जल का संरक्षण किया जा सकता है। ये देखिए, इसके लिए छोटे छोटे तालाब बना करके वर्षा के पानी को जमा किया जा सकता है। अलग अलग तालाबों के माध्यम से जैसे तालाब बना दिया गया और इसमें वर्षा के जल जो है उसको सिंचित किए गए और फिर बाद में इसी तालाब के माध्यम से अन्य जो खेत हैं वहाँ कृषि के कार्य जो है जहाँ कृषि के कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें पाइप के माध्यम से यहाँ पर जल जो है जिस समय में बारिश नहीं हो रही है तो वो जल यहाँ पर पहुँचाया जा सके जब जल की आवश्यकता हो, और बारिश का पानी इन तालाबों में जो है वो सिंचित रहता है। तो इसके लिए छोटे छोटे तालाब बना करके वर्षा के पानी को जमा किया जा सकता है। इन तालाबों में वर्षा के जल को जमा किया जा सकता है और जब सुखाड़ के दिनों में से सिंचाई के काम में लाए जा सकते हैं। और जिस माह में वर्षा नहीं हो रही है और सिंचाई की आवश्यकता है पौधों को, तो इन तालाबों में जो सिंचित जल है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है।
इससे मिट्टी का भी क्षरण रुकता है और भूमि की उर्वरता तथा जल धारण की क्षमता भी जो है वो बढ़ती है। भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण के लिए निम्न विधियां को अपनाया जा सकता है। पहला है ढालू सीढ़ीदार क्षेत्र बनाकर, तो ऐसे खेत बना करके जो सीढ़ीदार खेत हो और इसमें मेड़ बनाया जा सकता है, ताकि यहाँ जैसे बारिश का जल आया तो यहाँ मेड़ बना दिया गया, तो ये जल बहुत तीव्र गति से यहाँ नहीं बहेगा, धीरे 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 ये नीचे जाएगा, बाकी के जल जो हैं यहाँ पर फैल जाएंगे। फिर यहाँ मेड़ बनाया जाएगा, फिर यहाँ के जल जो यहाँ फैलेंगे और बाकी अतिरिक्त जो जल है वो धीरे धीरे वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ढालू या सीढ़ीदार खेत बनाकर या जल संभरण या संचयन करके अलग अलग जलाशयों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, नदियों के द्वारा, कुओं में जल को संरक्षित करके, तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानना है। चूंकि एक प्रश्न का उत्तर इसको यहाँ मुझे और भी अन्य कंटेंट को डालने थे, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वर्षा जल के संरक्षण जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दूसरा जो टॉपिक है उसे। तो ये है फसलों एवं किस्मों का चुनाव, ये है टॉपिक, फसलों और किस्मों का चुनाव। अगर जब वर्षा संचयन, अगर वर्षा आधारित अगर कृषि करनी है तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अच्छे उस तरीके के फसलों और किस्मों का चुनाव किया जाए जिसमें जल जो है कम प्रयोग किया जाए, उनको सिंचाई करने में जल की मात्रा कम लगे और उत्पादन ज़्यादा हो। तो फसलों एवं किस्मों का चुनाव बहुत महत्व रखता है। जैसे कि ऊंची टाट जमीन में धान की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ जल तो रुकते नहीं हैं, तो धान की अपेक्षा ज्वार, मड़ुआ, मूंगफली, मकई, सोयाबीन आदि की फसलें लिए जा सकते हैं। और फिर वहाँ पर भूक्षरण की भी समस्या रहती है जो ऊंची टाट भूमि होती है। और कुछ निचली तथा भारी टाट जमीन जिसकी जल धारण क्षमता थोड़ी अधिक है, तो वहाँ पर उन्नत गोरा BR23 या 29 या और कोई दूसरी किस्म जो 90 दिन में ही तैयार होती है, इसको लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम ना लगे इसको तैयार होने में, तो ये किस्म लिए जा सकते हैं फसल के। इससे सुखाड़ पड़ने पर भी पैदावार में कोई कमी नहीं होती। अगर सुखाड़ पड़ता है, बारिश अच्छी नहीं होती है, तो भी किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा का सामना नहीं करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फसल जो है जो पैदावार होंगे। अब हम लोग जानेंगे फसलों की आगत बुआई। तो यह असिंचित खेती के लिए बहुत महत्व रखता है। वर्षा की शुरुआत जो है वो देर से होने पर धान और मूंगफली की सूखी बुआई भी की जा सकती है। अगर वर्षा अगर देरी से आ रही है, सही समय पर अगर बारिश नहीं हो रही है, तो वर्षा की शुरुआत देर से होने पर धान और मूंगफली की सूखी बुआई भी की जा सकती है। इस प्रकार रबी की खेती भी कोशिश यह रहे कि अक्टूबर के अंत तक मिट्टी की नमी के अनुसार बुआई कर लें। तो रबी की खेती अगर करनी है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब अक्टूबर माह आ रहा है तो अक्टूबर माह के अंत तक मिट्टी की नमी के अनुसार बुआई कर लेनी चाहिए। सबसे पहले चना और तोरी, और इसके बाद तीसी और कुसुम, तथा आखिर में जौ मसूर की बुआई करनी चाहिए। तो ये एक तरीका है फसल बोने का ऐसे जगह पर जहाँ पर वर्षा की अनियमितता है, वर्षा देरी से होने वाली है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है पौधों की पर्याप्त संख्या। बहुत ज़्यादा पौधे को संख्या नहीं होनी चाहिए, सही मात्रा में पौधे होने चाहिए। तो शुष्क भूमि में पौधे की पर्याप्त संख्या बहुत आवश्यक है। इसके बिना उपज में कमी और अधिक होने का खतरा लगा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं तो इनमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो उत्पादन कम हो जाते हैं शुष्क भूमि में। तो समान दूरी पर जो पौधे हैं या एक सही मात्रा में पौधों को लगाना ज़रूरी है। खरीफ में छिछली तथा रबी में गहरी बुआई करनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में, क्योंकि जब फसल बोए जाते हैं तो उसके साथ साथ खरपतवार भी जो हैं वो उग जाते हैं और वो प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जो जिन नमी या जो जल की आवश्यकता पौधों को होनी चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए, तो उस जल को खरपतवार जो हैं वो भी लेने लगते हैं, तो प्रतिस्पर्धा दोनों में हो जाती है, तो उत्पादन कम हो जाते हैं। तो खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए। तो वो उसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं। खेतों को खरपतवार से हमेशा मुक्त रखें, क्योंकि फसलों को उपलब्ध होने वाली जल एवं पोषक तत्वों को खरपतवार ले लेते हैं। जो पोषक तत्व मिलने चाहिए पौधों को, वो जो फसलों को
जिनको बोया गया है, तो उन पोषक तत्वों और उन जल को कौन लेने लगता है, तो खरपतवार लेने लगते हैं और फसलों की उपलब्धि कम होती है, जिससे कि पैदावार कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब हम लोग भूमि के आधार पे जानेंगे कि जो ऊपरी भूमि या जो टांड भूमि है उसमें कृषि कैसे करनी है, जो बीच वाली भूमि यानी मध्यम भूमि है उसमें किस तरीके से खेती करनी है, या जो निचली भूमि यानी कि दोन भूमि है उसमें किस तरीके से फसल बोने हैं, अब हम लोग उसको जानते हैं। तो ऊपरी जमीन टांड में किस प्रकार से कृषि की जाए, तो इस प्रकार की जमीन में 90 से 95 दिनों की फसलों को लगाना चाहिए। ऐसे फसल लगाए जाएं जो 90 से 95 दिन में तैयार हो जाएं, जैसे कि मकई, ज्वार, दलहन, मूंगफली, धान, मड़ुआ इत्यादि। ऐसी भूमि में अंतराल खेती की जानी चाहिए, ताकि अगर कोई एक फसल का अगर सही तरीके से उत्पादन नहीं हुआ तो दूसरा फसल जो उसकी भरपाई कर दे। तो अंतराल खेती की जानी चाहिए। सुखाड़ की हालात में यदि एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे बीच वाली जमीन में कृषि, यानी कि मध्यम जो भूमि है उसमें कृषि किस तरीके से करनी है। तो इस जमीन में जल धारण करने की क्षमता अधिक रहती है। ऐसे खेतों में जल का जमाव शुरू हो जाता है, जल का जमाव होता है ऐसे खेतों में। इसमें मध्यम अवधि का धान जो 120 से 130 दिनों में तैयार होने वाली जो धान है, जिसका देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है कौन कौन से धान की जो फसल है जो 120 या 130 दिन में तैयार होती है। तो IR 36 AM 64, बिरसा 202, इसकी रोपाई या बुआई करनी चाहिए। धान को अक्टूबर में तुरंत काट करके इसमें चना, मसूर, तोरी, तीसी तथा जौ की बुआई कर दें। और जब धान जो है 120 या 130 दिन में जब तैयार हो जाए, बारिश के समय में जब धान बोया जाता है, तो जब 120 या 130 दिन में तैयार हो जाए तो तुरंत काट करके धान को यहाँ पर अलग जो चना, मसूर, तोरी, तीसी तथा जौ की बुआई की जानी चाहिए। बीच वाली जमीन में कृषि करने का तरीका है। अब निचली जो भूमि है उसमें किस प्रकार से कृषि करनी है, तो नीचे वाली जमीन में पानी का जमाव जुलाई के आखिरी सप्ताह में लग जाता है, इसलिए ऐसे खेतों में लंबी अवधि का धान लगाना चाहिए और धान को काट करके टमाटर या गर्मा सब्जी लगा दी जानी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे वर्षा आधारित उन्नत तकनीक के अंगीकरण में आने वाली समस्याएं। जो वर्षा आधारित जो तकनीक है उसको प्रयोग में लाने में या उसको क्रियान्वित करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं झारखंड में, अब हम लोग इसको जानें। पहली जो समस्या है वो है ऊपरी जमीन की अम्लीयता, क्योंकि जो झारखंड में जो ऊपरी जमीन है जो टांड भूमि है उसमें अम्लीय भूमि रहती है और यहाँ की जो ऊपरी भूमि में भूक्षरण के कारण उपजाऊ जो ऊपरी परत है वो बह जाती है। जो टांड भूमि है उसमें भूक्षरण बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से जो उपजाऊ परत होती है वो बह जाती है। जमीन की कम जल धारण क्षमता, तो अधिकतर भूमि जो है झारखंड की वो लाल मिट्टी से ढकी हुई है और इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है वो कम होती है, तो ज़्यादा समय तक नमी जो है इसमें नहीं रह पाता है। वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा नमी सोख लिए जाते हैं, ज़्यादा समय तक नमी नहीं धारण हो पाता है, तो ये एक समस्या होती है वर्षा आधारित कृषि में। यहाँ वर्षा का वितरण बराबर नहीं है और कभी कभी समय पर भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वर्षा का वितरण भी अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, किसी भाग में वर्षा कम होती है, किसी भाग में थोड़ा सूखा का प्रभाव रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षा सही समय पे नहीं होता है, थोड़ा देरी से आता है, या पिछले वर्ष की तुलना में औसतन वर्षा कम हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं झारखंड में। झारखंड में परंपरागत कृषि होती है और लोगों को फसल के बदलाव की तकनीक नहीं मालूम है। किसानों में जागरूकता का अभाव है, किसानों को ये पता नहीं है कि वर्षा आधारित कृषि की तकनीक क्या है, उनके पास जानकारी का अभाव है। इस कारण से भी वर्षा आधारित उन्नत जो तकनीक है उसका प्रयोग किसान नहीं कर पाते हैं और जो झारखंड में जो कृषि है वो जीविकोपार्जन कृषि है, ना कि व्यावसायिक कृषि है। निर्यात नहीं होते हैं और यहाँ के लोगों के भरण पोषण के लिए ही वो कृषि होते हैं। अच्छे बीज तथा खाद्य का अभाव है और सरकार के द्वारा समय पर बीज तथा खाद का प्रबंध करनी चाहिए। झारखंड में अच्छे बीजों का अभाव है, अच्छे खाद का अभाव है और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि समय समय पर अच्छे बीज और खाद जो है वो किसानों को दिए जाएं, ताकि किसान जो है इन अच्छे तकनीकों को अपना करके अपनी आय को दोगुनी कर सकें, अपनी स्थिति में बदलाव ला सकें, गांव का विकास कर सकें, कृषि का विकास हो,
राज्य डेवलप हो, देश डेवलप हो। यहाँ मैंने समस्याओं को डायग्राम के माध्यम से बताया है। वर्षा आधारित उन्नत तकनीक का अंगीकरण में समस्या, अम्लीय भूमि, भूक्षरण, मिट्टी की कम जल धारण क्षमता, परंपरागत कृषि, अच्छे बीज तथा खाद का अभाव, वर्षा का असमान वितरण। यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्षा आधारित उन्नत कृषि तकनीक को अंगीकृत करने से किसानों के खेतों में फसलों की उपज दुगुनी बढ़ सकती है और इससे किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलती है। तो ये हुआ आज का पहला प्रश्न। तो और टाइम भी बहुत कम है और मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने कर लिए हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो अब समाप्त हुआ। अब कोशिश करती हूँ दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर करा देने के। अगर टाइम बचेगा तो तीसरे क्वेश्चन के भी आंसर कराऊंगी, नहीं तो एक वीडियो के तुरंत बाद आपको दूसरे वीडियो भी मिलेंगे। और इस तरीके से करके एग्रीकल्चर साइंस के क्लासेस भी मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द इसको खत्म करने की और काफ़ी गहराई में अध्ययन कराने की, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपके प्रश्न छूटे नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है, कृषि विज्ञान से संबंधित है, एग्रीकल्चर साइंस से है, प्रश्न पत्र 6 का एक भाग है। प्रश्न क्या है अब हम लोग वो देखते हैं। झारखंड में जलवायु परिवर्तन ने फसल प्रतिरूप को किस प्रकार से प्रभावित किया है? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जलवायु अनुकूल फसलों की क्षमता और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन के द्वारा किस प्रकार से कृषि जो है वो प्रभावित हो रही है और फसलों की क्षमता मतलब जलवायु परिवर्तन, माफ कीजिएगा, जलवायु अनुकूलन, फसलों की क्षमता और चुनौतियों का वर्णन करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। तो झारखंड मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की कृषि सामान्यतः परंपरागत ढंग से की जाती है और कृषि जीवन निर्वाह प्रकृति की है। झारखंड की कृषि मानसून पर निर्भर है। जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि मानसून पर आधारित कृषि है, परंपरागत ढंग से यहाँ कृषि की जाती है और जीवन निर्वाह कृषि है। यहाँ जीवन निर्वाह प्रवृत्ति प्रकृति वाली कृषि है। खाद्य फसलों में चावल की प्रधानता है। चावल का उत्पादन यहाँ अन्य फसलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। चावल की खेती ज़्यादा भूमि पे की जाती है, जिसकी कुल बुआई यानी कि चावल की कुल बुआई वाले क्षेत्र के 60% भाग पर खेती की जाती है। कुल बुआई वाला जो क्षेत्र है उसके 60% भाग पर धान की खेती की जाती है। लघु और सीमांत कृषि जोत मौसम संबंधित अनियमितताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ये जो खेती है वो लघु और सीमांत कृषि जोत मौसम संबंधित अनियमितता के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। किसी वर्ष अगर बारिश नहीं अच्छी हुई तो फसल बर्बाद होने के चांसेस रहते हैं, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खाद्य सुरक्षा पर भी आंच आने लगते हैं। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कृषि गतिविधियों में देशव्यापी स्तर पर गिरावट परिलक्षित होता है। पूरे देश में ही कृषि गतिविधियों में गिरावट आई है। झारखंड में भी यह स्थिति रही। 2017-18 की तुलना में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों में गिरावट देखी गई है। अब हम लोग थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें। देखिए, वर्ष 2017-18 में धान के कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमशः 1735,000 हेक्टेयर पे धान का उत्पादन ये फसल क्षेत्र के अंतर्गत था, धान फसल क्षेत्र था ये, एवं 5,109,000 टन की तुलना में हाँ माफ कीजिएगा, प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ देखिए, वर्ष 2017-18 में धान के कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमशः 1735,000 हेक्टेयर एवं 5,109,000 टन की तुलना में 2019 से 20 में यह क्रमशः 1338,000 हेक्टेयर एवं 2,991,000 टन रहा। इसी प्रकार से गेहूं का कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन 2017-18 में क्रमशः 221,000 हेक्टेयर एवं 470,000 टन की तुलना में 2018-19 में क्रमशः 164,000 हेक्टेयर एवं 300,000 टन रहा। फसल क्षेत्र और उत्पादन में गिरावट के कारणों में वर्षा की कमी काफ़ी महत्वपूर्ण रही।
वर्षा की कुल कमी 2018 में 28%, जबकि 2019 में 21% रही है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो रही है, और नेक्स्ट क्लास में ही मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी। ये 2 क्वेश्चन, ये तो दूसरा ही क्वेश्चन मैंने शुरू किया था, जिसमें मैंने अभी आपको केवल भूमिका पढ़ाया है। मुख्य भाग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्षा जल संचयन की प्रमुख विधियाँ, इसका वर्णन करना है। तो जल्द ही ये क्लास भी मैं लेकर आऊँगी। आज कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने लिया है वो है मछली पालन, और इस टॉपिक को मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 के सिलेबस से लिया है, जहां आप लोगों को कृषि विज्ञान पढ़नी है और उसी में मछली पालन से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। और इस टॉपिक से जो प्रश्न मैंने बनाया है वो है, झारखंड राज्य में मछली पालन में आने वाली समस्याओं का वर्णन करते हुए राज्य में मछली पालन की संभावनाओं की चर्चा करें। तो झारखंड राज्य में जो मछली पालन किया जाता है, तो उस मछली पालन में जो समस्याएं आती हैं इसका वर्णन करना है, और झारखंड में मछली पालन की क्या संभावनाएं हैं, उसका उपयोग करके किसान कौन कौन से लाभ कमा सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए मछली पालन से, तो इन सभी के बारे में भी बताना है। तो जब मैंने इसका आंसर लिखा है तो इसके मैंने 3 भाग किए हैं। पहला भाग तो भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग, और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के कुछ आंकड़ों को देते हुए क्या स्थिति है अभी झारखंड में मछली पालन की, इसको बताया है। फिर मुख्य भाग में मैंने थोड़ी समस्याओं का वर्णन किया है, मछली पालन में जो किसानों को जो समस्या आती है झारखंड राज्य में, उसके बारे में मैंने वर्णन किया है। और फिर उसके बाद जो संभावनाएं हैं, किस तरीके से किसान मछली पालन करके लाभ कमा सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। फिर अंतिम भाग जो निष्कर्ष का है, उसमें मैंने कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में या सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए, तो मैंने निष्कर्ष में उसको डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। तो भूमिका में है कि झारखंड राज्य में काफी पुराने जल क्षेत्र हैं जो मुख्यतः वर्षा पर आधारित हैं। झारखंड में ऐसे बहुत सारे जल क्षेत्र हैं जो वर्षा पर आधारित हैं, और इनका निर्माण खेतों में सिंचाई के लिए किया गया था। सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे कि अधिक से अधिक वर्षा जल को सिंचित रखने के लिए तालाब, पोखर बनाए जा सके और इनके जल को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सके। तो झारखंड राज्य में ऐसे बहुत सारे तालाब और पोखर हैं जो बनाए गए हैं, और जिसमें वर्षा के जल को सिंचित रखा जाता है। और ये तालाब और पोखर या डोभा का निर्माण मतलब मौसम जब ना हो बारिश का, तो उस समय में कृषि कार्य सही तरीके से चल सके, खेतों का सिंचाई किया जा सके, तो इसलिए भी बनाया गया है। बहुत सारे समय समय पर योजनाएं लाई जा रही हैं झारखंड सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना आई है, तो ये योजना है, या सुजलाम सुफलाम योजना जिसके तहत डोभा का निर्माण किया जा रहा है। वर्षा जल को सिंचित रखने के लिए नीलांबर पीतांबर योजनाएं लाई जा रही हैं। तो बहुत सारे डोभा और तालाब बनाए जा रहे हैं। तो इसका मकसद होता है वर्षा जल को सिंचित रखने के लिए, और इनके जल को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इन सभी जल क्षेत्रों में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। झारखंड राज्य में कृषि संबद्ध क्षेत्रों की प्रगति जो है अपेक्षाकृत बेहतर है। तो कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र है, जैसे कि इसमें पशुपालन आ जाता है, इसी में आपको मछली पालन आ जाता है, तो इसका ज़्यादा प्रगति अच्छा हुआ है फसलों के हिसाब से। जो फसलों का जो उत्पादन हुआ है, फसलों की जो गतिविधियां हैं जो वर्षा पर आधारित हैं झारखंड में, तो उसके उत्पादन से बेहतर प्रदर्शन जो है किसका है, तो कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो इसका बेहतर प्रदर्शन देखने मिला है झारखंड में। कुछ आंकड़े को मैं यहाँ बताऊंगी जिससे आपको ये प्रदर्शन के बारे में पता चलेगा। तो देखिए,
2017-18 की तुलना में 2018-19 में मत्स्य उत्पादन में लगभग 9.71% की वृद्धि हुई है। वहीं 2018-19 में मत्स्य उत्पादन 208,000 टन पहुंच गया है, जो कि इसके पहले बहुत कम था। तो वृद्धि तो हुई है क्योंकि बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा, नीली क्रांति को भी प्रोत्साहन दिया गया है। तो मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हैं झारखंड में, जिससे किसान जो है जितना वो मेहनत कृषि के लिए करते हैं, फसलों को उत्पादन के लिए जितना वो मेहनत करते हैं, उतना मेहनत या उतना रुचि या उतना जागरूकता वो मछली पालन में नहीं दिखाते हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं का यहाँ वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं। ये मुख्य भाग है। तो झारखंड राज्य में मछली पालन की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिससे कि किसान को सालों भर रोजगार एवं उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। रोजगार भी मिलेगा किसानों को और उनकी जो आमदनी है उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। लेकिन संभावनाओं पर चर्चा करने से पहले इनकी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। सबसे यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से पहले यहीं पे मैं आपको बता दूं कौन कौन सी समस्याएं हैं, फिर आगे मैं इसको डील कर दूंगी। तो मछली पालन की समस्या, तालाब की मिट्टी का अम्लीय होना। झारखंड में अम्लीय मिट्टी की समस्या है। जब मैं आपको मिट्टी की समस्या जब पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या समस्या है यहाँ की मिट्टियों में। तो जो तालाब की जो अधिकतर मिट्टियाँ जो होती है ना, वो अम्लीय प्रकार की होती हैं। तालाब का मौसमी होना, क्योंकि वर्षा के समय में उसमें जल भरा रहता, बाकी समय में सूखा रहता, तो चूंकि मौसमी होता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है मछली पालन पे। जागरूकता में कमी, किसानों में बहुत सारी जागरूकता का भी कमी है। पूंजी का अभाव है। फिर अच्छे किस्म के जीरा का अभाव, यानी कि जो मछली का जो दाना होता है उसको जीरा कहते हैं, खाने वाला नहीं। छोटी मछलियाँ जो बहुत बारीक छोटी मछलियाँ होती हैं, अंडा जो जिसका उनको तुरंत अंडा से जो निकलती हैं, तो अच्छे किस्म के जीरा का अभाव है झारखंड राज्य में। जैविक खाद की भी कमी है, क्योंकि जैविक खाद का उपयोग अधिकतर किसान जो है अपने खेतों के लिए करते हैं, मछली पालन में उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी अभाव है। तो इसी के बारे में मुझे आगे डील करना है। तो देखिए, तालाब की मिट्टियों का अम्लीय होना, सबसे पहले मैं इसको बता दूं। यदि तालाब की मिट्टी अम्लीय होती है तो तालाब में दी जाने वाली जैविक खाद का पानी में उपलब्धता उतना नहीं हो पाता है, जिससे कि मछली का जो प्राकृतिक भोजन है वो कम तैयार हो पाता है। झारखंड के तालाब की मिट्टी में अम्लीय गुण पाए जाते हैं। देखिए, अम्लीय गुण होने के कारण तालाब के पानी को कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन जब जैविक खाद दिया जाता है, जब मछली पालन किया जाता है तो जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, तो उस जैविक खाद में जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो मछलियों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उसका उपलब्धता जो है ना वो सही तरीके से हो नहीं पाता है इस अम्लीय मिट्टी के द्वारा। तो ये एक प्रभाव पड़ता है मछली पालन पे। फिर झारखंड के तालाब का मौसमी होना, चूँकि झारखंड का जो अधिकतर तालाब ऐसा है जो मौसमी है। तालाब मौसमी और वर्षा पर आधारित होने के कारण अधिकांश तालाब मौसमी एवं दीर्घ मौसमी हैं, जिससे कि मछलियों को बढ़ने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है। तो मछलियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। पानी की जो अभाव है वो अधिकतर मौसम में रहता है, कुछ ही मौसम में उसमें पानी अच्छे से बने रहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है शुद्ध एवं सही किस्म के मत्स्य बीज का अभाव। तो जो अच्छे किस्म के मछली का जो बीज होता है उसका अभाव होता है। तो मछली पालन के लिए आवश्यक है कि शुद्ध एवं सही किस्म के मछली के बीज का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। मछली का बीज मतलब उसको जीरा कहते हैं। मछली के बीज को क्या कहेंगे? जीरा कहेंगे। तो जीरा अच्छे किस्म का, शुद्ध तरीके से, सही तरीके से अच्छे जीरा मिलता नहीं है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और झारखंड राज्य को सही किस्म के 50 से 60% उन्नत किस्म के जीरा के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये एक समस्या है। जैविक खाद की भी कमी है, तो वो किस तरीके से है? तो झारखंड राज्य में 80 से 90% जो छोटे और मझोले वर्ग के किसान हैं, जिनके पास मवेशियों की संख्या बहुत कम है तथा जैविक खाद की उपलब्धता भी कम है, इन जैविक खाद का उपयोग किसान पहले अपने खेतों में करते हैं और फिर तालाब को प्राथमिकता अंत में दी जाती है। पहले क्या करते हैं कि जहाँ पर ये अनाज बोए रहते हैं तो उसमें वो जैविक जो खाद है उसका प्रयोग कर लेते हैं। तालाब की प्राथमिकता नहीं होती है, तालाब में को बाद में देखा जाता है तालाब में जैविक खाद देना। अब जानेंगे पूंजी का अभाव।
तो चूंकि मछली पालन में पूंजी की जरूरत तभी पड़ती है जब कृषि कार्य में पड़ती है। जब कृषि के कार्य हो रहे होते हैं उसी समय मछली पालन भी हो रहा होता है, तो दोनों का समय एक ही रहता है। तो जब पैसा का जरूरत कृषि में लगेगा उसी समय मछली पालन भी हो रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। उस समय पूंजी का अभाव हो जाता है। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि जो पूंजी उनके पास होती है तो वो फसलों में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, मछली पालन की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मछली पालन किसान की प्राथमिकता में नहीं है, जिसके कारण उस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक समस्या है। फिर जागरूकता की भी कमी है। झारखंड में किसान मछली पालन के प्रति जागरूक नहीं है। उनको प्रशिक्षण देना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लेकिन मतलब जितना देना चाहिए या फिर उसके लिए किसानों को जरूर जागरूक होना पड़ेगा। उनको अगर वो चाहेंगे मछली पालन करना तभी वो प्रशिक्षण लेना भी चाहेंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें मछली पालन करके वो किस तरीके से लाभ कमा सकते हैं। तो झारखंड में किसान मछली पालन के प्रति जागरूक नहीं है जितने कि अन्य राज्यों के किसान जागरूक हैं। इनकी आवश्यकताएं भी बहुत कम हैं, इसलिए मछली पालन के व्यवस्था में अधिक रुचि ये नहीं लेते हैं। साथ ही साथ भाषा एवं इनका अपने गांव से बाहर न निकलना भी एक प्रमुख कारण है। तो अपने गांव में ही बने रहना चाहते हैं, बाहर जाकर के कोई व्यवसाय या किसी रोजगार में लगना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। तो झारखंड राज्य में मछली पालन की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, किस तरह कौन कौन से मतलब मछली पालन संबंधित किस किस भाग से जुड़ करके किसान जो है वो लाभ कमा सकते हैं, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मत्स्य बीज उत्पादन यानी कि जीरा का उत्पादन। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए तालाब जिसका क्षेत्रफल 25 से 50 डेसिमल हो और यह मौसमी हो सबसे उपयुक्त होता है। यानी कि मौसमी हो, यानी कि कम समय तक उसमें जल बना रहे। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए तालाब जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 20 से 50 डेसिमल होना चाहिए और वो जो तालाब हो वो मौसमी हो। ये सबसे उपयुक्त होता है मत्स्य बीज उत्पादन के लिए। इस तकनीक में 3 दिन उम्र के मछली के बीज, जिसे स्पान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पान कहते हैं, तो तालाब में इसको सिंचित किया जाता है। 15 से 20 दिनों के बाद इसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। 3 दिन के उम्र की जो मछलियां होती हैं जिसको स्पान कहते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, तालाब में उसको सिंचित किया जाता है। जैसे तालाब है तो उसमें स्पान को सिंचित किया गया और फिर जैसे ही वो 15 से 20 दिन का समय हुआ तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है इस बीज को। ऐसा देखा जाता है कि 20 डेसिमल वाले एक तालाब में 15 से 20 दिन में एक किसान 1000 रुपये का शुद्ध लाभ कमा सकता है। बरसात के दिनों में यदि उपलब्ध न हो तो 3 से 4 फसल आसानी से ली जा सकती है। बरसात के दिन में ऐसी फसल, क्योंकि 15-15 दिन पे ये तैयार हो जाता है, 15 से 20 दिन में ये तैयार हो जाएगा। तो अगर बरसात का मौसम है तो 3-4 फसल लग गई और एक फसल से कितना हुआ, तो 1000 रुपये, जो वो भी कितना, तो ये 20 डेसिमल तक का अगर उसके पास ज़मीन है 20 डेसिमल का, तो उससे वो 1000 रुपये जो है वो ये बीज के उत्पादन करके, मछली के बीज का उत्पादन करके वो लाभ कमा सकता है। अब जानेंगे हम मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन, जो थोड़ी सी बड़ी मछली होती है, लंबी मछली होती है। तो आजकल बड़े आकार के मछली के बीज जिसको अंगुलिकाएं कहते हैं, इसकी मांग ज़्यादा रहती है। जो बड़े आकार की मछली की बीज है, जैसे ये तो बहुत छोटी हो गई 15 से 20 दिन की, और बहुत थोड़ी लंबी, वो जो बीज होती है वो थोड़ी लंबी होती है। तो आजकल बड़े आकार के मछली के बीज जिसको अंगुलिकाएं कहते हैं उसकी मांग बढ़ रही है। मछली विभाग झारखंड सरकार की जलाशय को सिंचित करने के लिए इसे उचित मूल्य पर खरीदती है, जिससे कि किसान लाभ कमा सकते हैं। तो जो मछली विभाग मत्स्य विभाग, यहाँ मत्स्य होना चाहिए, मत्स्य विभाग झारखंड सरकार जो है वो जलाशय को सिंचित करने के लिए ये जो बीज है, जो लंबे मछलियों की जो बीज होती है, तो उसको वो खरीदते हैं और इसको बेच करके किसान जो है वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब जानेंगे सामुदायिक तालाब में मिश्रित मछली पालन। जो गांव के जो तालाब होते हैं जिसको वो गांव के लोग घरेलू उपयोग में लाते हैं, इसमें भी मछली पालन किया जा सकता है। मिश्रित मछली पालन यानी कि मछली के साथ साथ अन्य जीवों का भी पालन। अब देखिए क्या है सामुदायिक तालाब में मिश्रित मछली पालन। तो सामुदायिक तालाब में ग्रामीण जो हैं, गांव के लोग जो हैं वो घरेलू कार्य करते हैं, जैसे कपड़ा खींचना हुआ, बर्तन साफ करना हुआ,
तो घरेलू कार्य से जैविक खाद जो है तालाब में मिलता है। इन तालाबों में मिश्रित मछली पालन किया जा सकता है। मछली के साथ साथ बत्तख पालना लाभदायक साबित होता है। बत्तख जो है वो अंडा भी देते हैं और मछली पालन के लिए बत्तख पालन जो है बहुत ही, अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। व्यक्तिगत तालाब में समन्वित मछली पालन, ये भी किसान करके इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है किसानों को। किस तरीके से और क्या है ये व्यक्तिगत तालाब में समन्वित मछली पालन, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। समन्वित मछली पालन वैसे विधि को कहते हैं जिसमें 2-3 प्रकार के कार्यक्रम को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे 2-3 तरह के कार्यक्रम हैं, क्या है, तो मुर्गी के साथ मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन, सुअर पालन के साथ साथ मछली पालन, बत्तख पालन के साथ साथ मछली पालन। तो बत्तख पालन भी हो रहा है, साथ में मछली पाला भी जा रहा है, सुअर पालन हो रहा है, साथ में मछली पालन भी जा रहा है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मतलब 2-3 प्रकार के कार्यक्रम को एक साथ जोड़ दिया जाता है और एक दूसरे के जो बेकार पदार्थ होते हैं उसका समुचित उपयोग किया जाता है। इस तरीके के मछली पालन में कौन सा है, तो व्यक्तिगत तालाब में मछली समन्वित मछली पालन। अब देखिए जैसे कि मछली सह बत्तख, मछली सह सुकर पालन, मछली सह मुर्गी पालन। यहाँ मैंने बनाया है, देखिए मछली सह बत्तख पालन। तो जैसे तालाब है, तालाब के चारों ओर बत्तख को के बेड़े बनाए, बत्तख को रहने के लिए जगह बनाया जाता है तालाब के बेड़ पर, पता नहीं बेड़े कहते हैं इसको। तो यहाँ पर बत्तख पाले जाते हैं। तो बत्तख पालन भी हो रहा है, साथ साथ मछली पालन भी हो रहा है। मछली सह सुकर पालन, मछली जैसे ये तालाब है जिसमें मछली पाला गया है और साथ में सुअर भी पाला जा रहा है। मछली सह मुर्गी पालन, तो जैसे ये तालाब है तो तालाब के ऊपर ही मुर्गियों के रहने का स्थान बनाया गया है, मुर्गी पालन किया जा रहा है। तो ये है, इसको क्या कहते हैं, समन्वित मछली पालन। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानें। मछली सह बत्तख पालन, इस विधि के द्वारा तालाब के बांध पर, जो बांध है तालाब का जो बांध है उस पर बत्तख पालन किया जाता है ताकि बत्तख तालाब में आसानी से जाकर करके तैरते हैं और वहाँ प्राकृतिक भोजन लेते हैं। कैम्बल बत्तख पालना लाभदायक होता है। झारखंड राज्य में जो कैम्बल बत्तख की एक जाति है कैम्बल बत्तख, तो इसको पालना अच्छा होता है, सही होता है। तो आपने जाना मछली सह बत्तख पालन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल में जाने तो जो कैम्बल बत्तख होता है ना, उसको 80 ग्राम प्रति बत्तख की दर से किसान जो है वो घर में उपलब्ध भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। किसान के घर का जो भोज्य पदार्थ होता है तो उसका 80 ग्राम एक बत्तख के हिसाब से उनको खाना दिया जाता है। इस विधि में बत्तख के साथ साथ मछली पाल करके किसान जो है वो लाभ कमाते हैं। मछली सह सुकर पालन, तो इस विधि में मछली के साथ साथ सुकर पालन किया जाता है। सुकर का पालन बांध के नज़दीक किया जाता है। तो जो सुअर पाले जाते हैं तो बांध के आसपास, जैसे ये बांध है और बांध के आसपास सुअर का पालन किया जाता है ताकि सुअर जो है, सुकर जी यहाँ लिखा हुआ है, सुकर का मल मूत्र जो होता है वो नाली के द्वारा सीधे तालाब में जाता है। अगर यहाँ रखे जा रहे हैं उनको तो नाली के द्वारा क्या होगा, तो इनके जो मल मूत्र हैं वो सीधे तालाब में जाएंगे। ये मल मूत्र सीधे भोजन का काम करते हैं। तो यहाँ जो मछलियाँ हैं उनके लिए वो भोजन का काम करते हैं तथा उनके प्राकृतिक भोजन का निर्माण करते हैं। मछलियों के 40 से 60 जो सुकर हैं वो प्रति हेक्टेयर तालाब की दर से रखना चाहिए। जैसे 1 हेक्टेयर का अगर ये तालाब है, 1 हेक्टेयर का, तो फिर यहाँ पर इस 1 हेक्टेयर के तालाब के पास 40 से 60 सुअर जो हैं वो पाले जा सकते हैं। इस विधि में कॉमन कार्प नामक जो मछली है उसकी बढ़त दर अधिक पाई जाती है। तो मछली का ये प्रकार है कॉमन कार्प, तो ये मछली पाली जा सकती है क्योंकि इस तरीके से जो मछली पाला जाता है सुकर के साथ मछली, तो उसमें इस प्रकार की जो मछली होती है उसका वृद्धि ज़्यादा होता है। किसान इस विधि को प्रयोग में ला करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब जानेंगे मछली के साथ मुर्गी पालन। मछली के साथ किस तरीके से मुर्गी का पालन किया जाता है। इस विधि के द्वारा मछली सह मुर्गी पालन एक साथ किया जाता है। इस विधि में मुर्गी का जो घर होता है वो तालाब के ऊपर या बांध के पास बनाया जाता है, या जैसे कि मुर्गी का घर है तो या तो इसके ऊपर बनाया जाएगा और नहीं तो आसपास उसके घर बनाए जाएंगे ताकि ये दिन भर मुर्गी जो है वो पानी में जा कर के वो तैरते रहें, ताकि उनका मलमूत्र जो है वो सीधे तालाब में जाए। अगर ऊपर भी रहती हैं तो इनके मलमूत्र सीधे तालाब में जाते हैं जो मछलियों के लिए भोजन का काम करते हैं। इस विधि में मछलियों को अतिरिक्त खाद
एवं पूरक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये विधि अपनाया जाए तो अलग से मछलियों को खाद या अलग से उनको कोई आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में 500 से 600 मुर्गी का खाद 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। अगर 1 हेक्टेयर भूमि है जिसमें मछली का पालन किया जा रहा है तो उस 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 500 से 600 मुर्गी का जो खाद होगा वो सही होगा, उपयुक्त होगा। और इस विधि से मछली पालन का उत्पादन जो है वो 3000 से 4500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो मछली सा मुर्गी पालन आपने जाना। अब आप जानेंगे, ये तो हो गई कुछ संभावनाओं के बारे में जिससे किसानों को लाभ मिल सकते हैं। अब आप जानेंगे निष्कर्ष को। देखिए, झारखंड राज्य में मछली पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन को लेकर के नीली क्रांति की राह पर है और मछली उत्पादन में झारखंड जो है वो देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। सरकार फिश सीड उत्पादन, हैचरी का निर्माण, मत्स्य प्रशिक्षण के द्वारा मछली पालन की ट्रेनिंग और प्रोत्साहन के माध्यम से झारखंड सरकार जो है वो मछली पालन की संभावनाओं को देखते हुए विकास के मार्ग में अग्रसर है। इसका लाभ किसानों को मिलेगा जिससे उन्हें रोजगार मिलेंगे तथा उनकी आय जो है उनकी दुगनी की जा सकती है। झारखंड राज्य जल ग्रहण मिशन के माध्यम द्वारा तालाब निर्माण से समेकित कृषि और मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जो है वो वेद व्यास योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के मछुआरों को उनकी बुनियादी आवश्यकता क्या होती है, आवास, वो प्रदान की जा रही है। क्योंकि जो मछुआरे हैं उनको भी तो कुछ लाभ होना चाहिए। सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके आधार पे उनको आवास जो है वो दिए जा रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुछ समस्याओं को दरकिनार अगर किया जाए तो झारखंड राज्य में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। तो ये कुछ ही योजनाओं को मैंने यहाँ शामिल किया है, और भी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी जो प्राथमिकता थी वो योजना नहीं थी, मछली पालन आपको बताना था। मछली पालन से संबंधित जो समस्याएं हैं झारखंड में वो बताना, और फिर क्या कौन कौन सी संभावनाएं हैं, क्या किसान किस तरीके से लाभ ले सकते हैं ये बताना। इस पे मेरा ज़्यादा फोकस था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने लिया है इससे मैंने मुख्य परीक्षा जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 से लिया है, जिसमें आप लोगों को कृषि विज्ञान पढ़नी है। और जो प्रश्न इससे मैंने बनाया है वो प्रश्न है, झारखंड में जलवायु परिवर्तन ने फसल प्रतिरूप को किस प्रकार से प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जलवायु अनुकूलन फसलों की क्षमता और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यह आज का प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसके आंसर को लिखने में मैंने इसके 3 भाग किए हैं। पहला भाग जो है भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग, और तीसरा भाग जो है वो निष्कर्ष का है। चलिए सबसे पहले लोग भूमिका को पढ़ते हैं। झारखंड मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की कृषि सामान्यतः परंपरागत ढंग से की जाती है और कृषि जीवन निर्वाह प्रकृति की है। झारखंड में जो कृषि है अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन है कृषि, और कृषि जो की जाती है वो जीवन निर्वाह प्रवृत्ति की होती है। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय का रूप धारण कर ली है और निर्यात किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, और परंपरागत ढंग से यहाँ कृषि की जाती है। कृषि के देखिए ये विशेषता है झारखंड की। क्या कौन कौन सी है विशेषता? तो अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख साधन है कृषि। दूसरा है कि जो कृषि है वो जीवन निर्वाह प्रवृत्ति की है। और तीसरा जो है वो है कि यहाँ पर जो कृषि होती है वो परंपरागत ढंग से की जाती है, बहुत ज़्यादा नई तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो झारखंड की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, ठीक है ना, वर्षा पर निर्भर है। क्योंकि ऐसी बहुत कम नदियां हैं, ना के बराबर ऐसी नदियां हैं जिसमें वर्ष भर सालों भर जल बना रहता है, जिस कारण से सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है। नहरों की कमी है, तालाबों की कमी है। प्रयास किए जा रहे हैं कि तालाबों के द्वारा वर्षा के जल को तालाबों के द्वारा सिंचित किया जाए, पोखरों के द्वारा या फिर डोभा के निर्माण के द्वारा सिंचित करके वर्षा के जल को उनसे सिंचाई की जाए। सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किए जा रहे हैं,
उर्वरकों का भी उर्वरक में, कीटनाशकों में भी सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, जिससे कि उन पे अतिरिक्त बोझ ना हो और वो सही तरीके से कृषि कर सकें। तो खाद्य फसलों में चावल की प्रधानता है। धान ज़्यादा उपजाए जाते हैं, जिसकी कुल बुआई वाले क्षेत्रफल के 60% भाग पर खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा बुआई किसकी की जाती है? तो चावल की जाती है। और जितना बुआई किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल है उसका 60% भाग पर चावल का ही बुआई किया जाता है। लघु और सीमांत कृषि जोत मौसमी संबंधित अनियमितताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जो लघु और सीमांत जो कृषि जोत है वो मौसम का अनियमितता, अलग अलग मतलब कई वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें वर्षा जो है अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं झारखंड के जो सूखाग्रस्त जिनको घोषित कर दिया जाता है, तो वर्षा में अनियमितता होता है, तो इससे कृषि जो है वो प्रभावित होती है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कृषि गतिविधियों में देशव्यापी स्तर पर गिरावट परिलक्षित होता है और झारखंड में भी यह स्थिति हुई है। चूँकि कृषि के कार्य जो हैं पूरे भारत में ही इसकी गतिविधियों में गिरावट देखी गई है और झारखंड में भी कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 2017-18 की तुलना में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों में गिरावट देखी गई है। वर्ष 2017-18 में धान के कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमशः 1735,000 हेक्टेयर और 5,109,000 हेक्टेयर की तुलना में 2019 से 20 में यह क्रमशः 1338,000 हेक्टेयर और 2991,000 टन रहा। तो ये जो आंकड़े हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के आधार पर है। ये धान के हो गए ये आंकड़े। इसी प्रकार से गेहूं का कुल फसल क्षेत्र तथा उत्पादन 2017-18 में क्रमशः 221,000 हेक्टेयर और 470,000 टन की तुलना में 2018-19 में क्रमशः 164,000 हेक्टेयर एवं 3,000 टन रहा है। तो फसल क्षेत्र और उत्पादन में गिरावट के कारणों में वर्षा की कमी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। वर्षा की कुल कमी 2018 में 28%, जबकि 2019 में 21% रही। तो ये वर्ष अनियमितता थी, परिवर्तन हो रहा है जलवायु का, तो इसका प्रभाव जो है वर्षा पर भी पड़ता है और वर्षा का एकदम डायरेक्ट प्रभाव जो है वो कृषि पर पड़ता है। तो कृषि के कार्य जो हैं अगर सही तरीके से नहीं किए जाएं तो जो फसल है जिस पर जीवन निर्भर है तो उसके उत्पादन क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो फसल प्रतिरूप पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, अब फसल पर जलवायु परिवर्तन का कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, अब चलिए उसको देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के फसलों पर प्रभाव, तो फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। वर्षा आधारित फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ जानते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च तापमान और बदलते वर्षण प्रतिरूपण विभिन्न फसलों के उत्पादन प्रतिरूप को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस कारण से तापमान में भी वृद्धि हो रही है और वर्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। किसी साल वर्षा ज़्यादा हो जाती है, किसी साल वर्षा कम हो जाती है, तो इसका प्रभाव जो है वो फसल पर देखने पर मिलता है। झारखंड का अनाज उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति अभेद्य है। इसकी वजह से, माफ़ कीजिएगा, सुभेद्य है, अभेद्य मैंने कह दिया, उल्टा कह दिया। तो झारखंड का अनाज उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है। इसकी वजह से गेहूं, चावल, तिलहन, दालें, फल और सब्जियां जैसी प्रमुख फसलों में बीते वर्षों में उत्पादन में कमी देखने मिली है। चूँकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न फसलों पर पड़ा है और इनके उत्पादन में कमी देखी गई है। अध्ययन में ये पाया गया है कि बाजरा, ज्वार और मक्का जैसे अनाजों का उत्पादन चरम मौसमी दशाओं के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं। जो मौसमी दशाएं हैं यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुकूल होती हैं कुछ फसलें। उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो ये बाजरा, ज्वार और मक्का होते हैं। तो जलवायु में साल दर साल परिवर्तन के कारण इस प्रकार की फसलों के उत्पादन में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। जलवायु जब परिवर्तन होता है तो ये जो फसलें जिसका नाम मैंने बताया, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ा कृषि पर।
ऐसा प्रभाव अधिकतर धान गेहूं पर पड़ता है। तो खास परिवर्तन नहीं होता है। आमतौर पर सूखे के दौरान थोड़ी गिरावट आती है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि जब सूखा अगर पड़ा तो इन सारे फसलों में कुछ गिरावट आई। हालांकि झारखंड के प्रमुख फसल चावल के उत्पादन में चरम मौसमी दशाओं के कारण बड़ी गिरावट आती है। जो चावल जो है, अगर मौसम में अगर बारिश अगर सही तरीके से नहीं होती है तो चावल का उत्पादन सही तरीके से नहीं होता है और इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके उपाय भी हम लोग सुझाएंगे कि किस तरीके से किसान को कृषि करनी चाहिए ताकि इस तरीके की समस्या से निपट सके। यद्यपि अधिकांश फसलों के उत्पादन में कमी आती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन में सोयाबीन, चना, मूंगफली, नारियल और आलू जैसी फसलों की उपज में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अगर इन सारे फसलों को लगाया जाए तो अच्छा लाभ मिल सकता है। जलवायु अनुकूल फसलों की क्षमता, अब हम लोग इसको क्षमता को जानेंगे। तो जलवायु अनुकूल फसलें चरम मौसमी दशाओं के प्रति अनुकूलन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने में मददगार साबित होती हैं। तो वैसी फसलें जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं, जलवायु परिवर्तन होते हैं तो उनमें खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये परिवर्तन के खतरों को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। निम्नलिखित सस्य विज्ञान प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से जलवायु जोखिम को कम किया जा सकता है। जलवायु जोखिम को किस तरीके से कम किया जाएगा, तो ये हम लोग जाने। कुछ यहाँ उपाय सुझाए गए हैं। तो अंतर एवं बहुफसली कृषि पद्धति और फसल चक्रण को अपना करके, जैसे कि अलग अलग फसल को बोया जाएगा, अलग अलग मतलब या फिर एक साथ ही कुछ दूसरी फसल बो जाएंगे, कुछ दूसरे फसल बो जाएंगे, तो थोड़ा अंतर करके, ऐसा नहीं कि केवल धान ही बो दिया गया, केवल गेहूं ही बो दिया गया, ऐसा नहीं। अगर उसके साथ साथ जो फसल लगने वाली होती है तो उसको भी लगाया जाए, ताकि अगर एक फसल पे अगर प्रभाव पड़े तो दूसरा फसल जो है तो उस प्रभाव को कम करे। तो इस तरीके से फसल चक्रण या अंतर और बहुफसली कृषि पद्धति को अपनाया जा सकता है। गैर कृषि गतिविधियों की ओर स्थानांतरण, तो जो गैर कृषि गतिविधि है उसकी तरफ भी स्थानांतरण किया जा सकता है। बीमा कवर को भी, जैसे कि फसल बीमा जो है वो लेनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर कृषि हो रहे हैं, किसी वर्ष अगर बारिश नहीं हुई, अच्छी बारिश नहीं हुई, तो किसानों के पास उस फसल का बीमा हो, ताकि उनको उस बीमा से उनको लाभ मिल जाए, उनको बहुत ज़्यादा हानि नहीं सहनी पड़े। इससे क्या होता है कि बहुत सारे किसान जो हैं वो आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। पैसे की भी हानि होती है, फसल की भी हानि होती है, समय का भी बर्बादी होता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक फसल खराब हुआ, दूसरी फसल लग जाएंगे। इसके लिए बहुत ही अच्छा वो विकल्प होता है बीमा कवर कराना। सौर पंप, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसे उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कीट प्रतिरोधी होने की वजह से कीट हमलों से फसल की उपज को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। जो बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं वो कीट प्रतिरोधी होते हैं और वो कीट हमलों से फसल के उपज को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। जलवायु अनुकूलन फसलें कृषि आगत की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि करती हैं और यहाँ तक कि कार्बन उत्सर्जन शमन भी करती हैं। जलवायु अनुकूलन फसलों को अपनाने में चुनौतियाँ, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, अब चलिए हम लोग उसको जानते हैं। पारंपरिक तरीकों से की जाने वाली जीवन निर्वाह कृषि। झारखंड के किसानों के बीच नए जलवायु स्मार्ट कृषि और तौर तरीके के अपनाने की गति को कम कर देती है। एक बार और मैं रीड कर देती हूँ, देखिए क्या है ये। जलवायु अनुकूलन फसलों को अपनाने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। मैंने आपको बताया कि अगर जलवायु अनुकूल फसलों को अगर इन फसलों की अगर खेती की जाती है तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं तो उससे जो हानि होती है तो उस हानि को कम किया जा सकता है। लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन अनुकूल जो फसलें हैं तो उन फसलों को अपनाने में किसानों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या क्या चुनौती है झारखंड में इसको लेकर के, तो इसको हम लोग जाने देखें क्या है। पारंपरिक तरीके से की जाने वाले जीवन निर्वाह कृषि
झारखंड के किसानों के बीच नए जलवायु स्मार्ट कृषि तौर तरीके को अपनाने की गति को कम कर देती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि झारखंड में परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है। जो बहुत पहले से जो प्रथा या जो तरीके जो विधि को किसान अपना रहे हैं, जिस विधि से वो खेती कर रहे हैं, उसी विधि को आज भी बहुत सारे किसान जो है वो फॉलो करते हैं। तो नई तकनीक को अपनाने में उनको थोड़ा मुश्किल आता है। तो इस कारण से ये जो गतिविधि होनी चाहिए, जितनी तीव्र की जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी के अनुसार फसल को बोया जाए, तो ऐसे वो नए तकनीक सीख नहीं पाते हैं, और जिस कारण से ये जो विधि है ये उतनी गति नहीं पकड़ पाती है जितनी होनी चाहिए। अब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट कि फसल प्रतिरूप को तत्काल परिवर्तित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों के बीच ज्ञान अंतराल बहुत व्यापक है। तो अगर ऐसे फसल प्रतिरूप को तत्काल परिवर्तित करने के, जैसे तुरंत बदलाव आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि और किसानों में और कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्माता, इन सभी के बीच में एक गैप है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो सुझाव कर देते हैं, तो जो नीति निर्माण करने वाले हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं और उस तरीके से वो योजना बना नहीं पाते हैं, और किसानों तक ये योजना या इस तरीके के लाभ या इन तकनीक के बारे में उनको पता नहीं चल पाता है। तो जिस कारण से ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके से विधि जो है, नई तकनीक जो है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है, तो उसको अपना नहीं पाते हैं किसान। अब फसल विविधीकरण के लिए किसानों को निर्देशित करना और उनका मार्गदर्शन करने के लिए समय अनुकूल संस्थागत पहल का अभाव। फिर है किसानों को जलवायु अनुकूल फसलों को अपनाने हेतु प्रेरित करने में अनुसंधान और शैक्षणिक हस्तक्षेप का भी अभाव है। किसानों को जलवायु के अनुकूल फसलों को अपनाने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए जो अनुसंधान होने चाहिए, वैसे शैक्षणिक हस्तक्षेप मतलब उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको जागरूक किया जाना चाहिए किसानों को कि आप इस तरीके के तकनीक को अपनाइए। तो इन सारी चीज़ों का अभाव है, उनको वो जागरूक नहीं हो पाते हैं, उनको उस तरीके से उन विधि में उनको शिक्षित नहीं किया जा पाता है। तो ये एक मुश्किल पैदा करता है। अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। झारखंड में वैकल्पिक अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने से पोषण सुधार, पानी की बचत और कृषि के लिए ऊर्जा की मांग में कमी तथा इससे होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी जैसे लाभ प्राप्त हो सके। जलवायु परिवर्तन और उनके जोखिम निवारण के लिए किसानों को शिक्षित करने तथा कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य प्रमुख संगठनों को अलग से अधिकतम फंड प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है तथा इस समस्या से निपटने के लिए अधिक व्यापक रणनीति विकसित करने की भी आवश्यकता है। देखिए, इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना कि जो किसान हैं उनको जागरूक किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको नई तकनीक के बारे में बताया जाए, उनको ये बताया जाए कि अगर किसी वर्ष बारिश अगर नहीं होती है तो वो किस तरीके से फसल बोएंगे या कौन सी फसल बोएंगे जिससे उनको लाभ मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों से उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और जो प्रश्न आज की क्लास में मैंने लिया है, इसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 के सिलेबस से लिया है, जहां आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट को जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। चलिए हम लोग जानते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, झारखंड राज्य में मृदा उर्वरता की समस्याओं का वर्णन करते हुए इसके समाधान के उपाय बताएं। तो झारखंड की मृदा की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनमें किन चीज़ों की कमी है, कौन कौन से उर्वरकों की आवश्यकता है, तो इसके बारे में, ये समस्या के बारे में बताना है और फिर उसके समाधान बताने हैं। यही आज का प्रश्न है। जब इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा तो इसके मैंने 3 भाग किए। पहला भाग था भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग जो है वो है निष्कर्ष का।
भूमिका में मैंने थोड़ा बहुत मिट्टी के महत्व को बताते हुए झारखंड में किस तरीके की मिट्टी है और कौन सी समस्या है थोड़ा थोड़ा मैंने बताया यहाँ भूमिका में। फिर मुख्य भाग में मैंने झारखंड की मिट्टी की समस्याओं का वर्णन किया, जिसमें कि मैंने बताया है कि किस तरीके से मृदा का क्षरण होता है या यहाँ की अम्लीय मृदा किस तरीके से है, कौन कौन से मुख्य पोषक तत्वों का अभाव है यहाँ की मिट्टियों में। इसको बताते हुए ये सारी समस्याओं का जिक्र करते हुए फिर मैंने इसके समाधान के बारे में बताए हैं। फिर उसके बाद मैंने निष्कर्ष को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले भूमिका को जानते हैं। तो झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, तो और अच्छी कृषि के लिए एक स्वस्थ मृदा की आवश्यकता होती है। कृषि तभी अच्छी होगी जब मृदा स्वस्थ होगी। सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग मृदा पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जानेंगे कि मृदा की आवश्यकता क्यों है किसी भी फसल के लिए। मिट्टी भूमि की सतही परत होती है जो पृथ्वी के भूभाग के पतले आवरण के रूप में ढकती है और जल एवं वायु का उपयुक्त मात्रा मिलने पर सभी पौधों के आधार एवं जीविका प्रदान करती है। मिट्टी जो एक पतले आवरण के रूप में पृथ्वी के ऊपर रहती है और ये पौधों को जीविका प्रदान करती है, उनको आधार प्रदान करती है, एक बेस देती है। और पौधे जो हैं इन मिट्टियों से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, फिर जल को ग्रहण करते हैं और फिर अपना विकास करते हैं। मिट्टी प्राकृतिक खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से विकसित होता है। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो उस पर कृषि के कार्य संभव हैं। झारखंड राज्य की मिट्टियों के जांच के आधार पर यह पाया गया है कि अनेक जगहों पर पोषक तत्वों का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण फसलों के उपज में आशानुकूल वृद्धि नहीं हो पा रही है। झारखंड की मिट्टियों में कुछ पोषक तत्वों की कमी है और इन कमियों के आधार पे जो जितनी अच्छी पैदावार होनी चाहिए, जितनी अच्छी कृषि होनी चाहिए, उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है झारखंड की कृषि में। इसको दूर करना आवश्यक है। सर्वेक्षण के आधार पे ये पता चलता है कि रांची, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना क्षेत्र की मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ पोटास, गंधक, बोरॉन की भी कमी है। ये तो थोड़ा भूमिका हो गया। अब हम लोग जानेंगे कुछ समस्याओं के बारे में। झारखंड राज्य में मृदा संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया है। झारखंड के मृदा की समस्या: मृदा अपर्दन, मुख्य पोषक तत्वों की कमी, अम्लीय मृदा की समस्या और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो चलिए अब हम लोग इसके डिटेल को जानते हैं। सबसे पहले मृदा अपर्दन को देखते हैं, मिट्टी के अपर्दन को। मिट्टी का अपक्षरण रेंगती हुई मृत्यु है। मिट्टी का जो अपक्षरण है उसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि भूमि क्षरण का अर्थ है उर्वरता का क्षरण और उर्वरता क्षरण का अर्थ होता है मानव जीवन का क्षरण। मृदा का क्षरण ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि, अत्यधिक चराई, वनों की कटाई के कारण होता है। अब ये जानना होगा कि मृदा का क्षरण क्यों होता है। तो मृदा क्षरण के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बार ढालू अगर भूमि है तो वहाँ पे मृदा क्षरण की समस्या हो गई, या अधिक वन की कटाई हो गई तो मिट्टी जो है जिसको वन के जो जड़ होते हैं वो पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। लेकिन जब वनों की कटाई अत्यधिक हो जाती है तो नदी के किनारे की मिट्टी जो है वो तीव्र जल के वेग से वो बह जाती है, या फिर बारिश अगर नदी के किनारे की अगर मिट्टी नहीं है, किसी अन्य जगह की है, तो बारिश होने पर या फिर अत्यधिक सिंचाई से उसका कटाव होना शुरू हो जाता है और मृदा के उर्वरक का क्षरण होना शुरू होता है। उसके जो पोषक तत्व हैं उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो ढालू भूमि, खाली पड़ी हुई जो भूमि है उससे भी क्षरण होता है। अत्यधिक चराई से भी हो जाता है। अगर पशुओं के द्वारा ज़्यादा चराई की जा रही है, पशुओं के चरण हो रहे हैं खेतों में, तो मृदा की का अपर्दन होता है। इससे वनों की कटाई के कारण भी होता है और बहते हुए जलधारा के प्रभाव में भी मृदा का क्षरण होता है। उपयुक्त विभिन्न प्रकार के अपक्षरण से प्रभावित होकर मृदा अपक्षरण का प्रभाव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है। सर्वाधिक मृदा क्षरण संथाल परगना के क्षेत्र में है तथा सबसे कम पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला जिले में है। अब हम लोग जानेंगे अम्लीय मृदा की समस्या। ये किस तरीके की समस्या है? तो झारखंड राज्य की मिट्टियों में अम्लीयता की समस्या है।
अम्लीय मिट्टी में गेहूं, मक्का, दलहनी और तिलहनी फसल का उपज संतोषजनक नहीं हो पाता है। ये जो फसलें हैं ये बहुत अच्छी नहीं पैदा हो पाती हैं वैसी भूमि में जहाँ पर की मिट्टी अम्लीय हो। और झारखंड में बहुत सारी ऐसी मिट्टी है जिसमें अम्लीय मतलब वो अम्लीय मिट्टी होती है, वहाँ की मिट्टियों की विशेषता होती है कि वो अम्लीय है। भूमि में अम्लीयता की समस्या मुख्य रूप से अधिक वर्षा के साथ मिट्टी के कटाव एवं नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग के कारण है। इस मतलब क्यों अम्लीय हो जाता है ये मिट्टी, तो क्या समस्या है, क्यों अम्लीय होती है? तो अम्लीय की समस्या मुख्य रूप से ज़्यादा वर्षा हो जाती है उससे हो जाता है, मिट्टी के कटाव से हो जाता है, या फिर नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग के कारण भी अम्लीय हो जाती है भूमि। इस प्रकार की मिट्टी में अनेक पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आ जाती है। अधिक मृदा अम्लता के कारण एल्युमिनियम, मैग्नीज तथा लोहा से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फास्फेट की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण फसल उत्पादन में भी कमी हो जाती है। इसका निराकरण चूना के प्रयोग से किया जाता है। तो यहाँ छोटा मैंने बताया, आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। समस्त संथाल परगना अम्लीय और क्षारीय मिट्टी से आच्छादित है। अब हम लोग थोड़ा सा मुख्य पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानें। देखिए, झारखंड राज्य में मुख्य पोषक तत्वों में मुख्य रूप से फास्फोरस तथा सल्फर की कमी पाई जाती है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 66% भाग में फास्फोरस एवं 38% भाग में सल्फर की कमी पाई गई है। पोटेशियम की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र के 51% भाग में निम्न से मध्यम 108 से 280 प्रति हेक्टेयर तक तथा नाइट्रोजन की स्थिति 70% भाग में निम्न से मध्यम क्या है 280 से लेकर के 560 प्रतिशत हेक्टेयर, जबकि कार्बन 47% भाग में मध्यम स्थिति में पाई गई है। फास्फोरस की कमी विशेषतः दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उपज को प्रभावित करता है। फसल विलंब से पकते हैं। अगर फास्फोरस की कमी होती है अगर किसी पौधे में, तो जो फसल है वो विलंब से पकेगा, वो लेट से पकेगा, वो जल्दी तैयार नहीं होगा। और बीजों या फलों के विकास में भी कमी आती है फास्फोरस की कमी से। अब हम लोग जानेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 45% भाग में बोरॉन, 4% भाग में कॉपर तथा 7% भाग में जिंक की कमी पाई गई है। सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार जिले में बोरॉन की कमी पाई गई है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के मतलब इन क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 50% भाग पर बोरॉन की कमी पाई जाती है, जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया। और वहीं जिंक की कमी मुख्यतः पाकुड़, लोहरदगा, गिरिडीह और कोडरमा में पाई जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, मैग्नीज मिट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बोरॉन की कमी से पौधों की नई पत्तियों के मध्य शिराएं जो हैं वो रंगहीन हो जाती हैं। क्या मतलब समस्या पैदा होती है अगर किसी पौधे में बोरॉन की कमी हो तो बोरॉन की अगर कमी है तो पौधे की जो नई पत्तियां होती हैं उसके जो मध्य जो शिराएं होती हैं, जैसे पौधे की ये पत्तियां हैं और इसके मध्य की जो शिराएं हैं, इसमें ये रंगहीन होने लगती हैं और धीरे धीरे जो ये पत्तियां हैं ना ये सूखने लगती हैं। प्रभावित फूलों से दुर्गंध आने लगती है। जो फूल में बोरॉन की कमी हो जाएगी तो उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। और तने जो हैं, पौधे के जो तने होते हैं, तो वो तने खोखले हो करके अब वो क्या करेंगे, सड़ने लगते हैं बोरॉन की कमी से। तो झारखंड राज्य में मृदा उर्वरता की समस्या का क्या समाधान है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्लीय भूमि का सुधार। किस तरीके से अम्लीय भूमि में सुधार लाया जा सकता है, तो वो देखिए। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से नीचे हो, अधिक पैदावार हेतु इनका उचित प्रबंधन जरूरी है। इसके लिए पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि की अम्लीयता को उदासीन करके विभिन्न तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा सके। अगर अम्लीय भूमि है जहाँ पर पीएच मान 5.5 से नीचे हो और अधिक पैदावार अगर वहाँ चाहिए तो उसके लिए प्रबंधन करना होगा, उचित प्रबंधन ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि की अम्लीयता को उदासीन कर दे। और ये पदार्थ कौन सा होता है? चूना होता है। और इसके साथ साथ अन्य भी पदार्थ हम लोग इनको भी जानेंगे। तो इसके लिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि की अम्लीयता को उदासीन कर विभिन्न तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा सके। इसके लिए
बाजारू चूना खेतों में डालने के काम में लाया जा सकता है। जब फसल की बुआई की जाए तो चूने के प्रयोग तो किए जा सकते हैं। अगर अम्लीय भूमि है तो क्या होगा कि पौधे के जड़ में चूने का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसके स्थान पर अन्य चीज़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि बेसिक स्लैग, प्रेस मड, डोलोमाइट, पेपर मिल के स्लग, मतलब जो फैक्ट्री से निकले हुए जो कचड़े होते हैं, जो पेपर मिल से निकले हो तो, या वैसे कचड़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है अम्लीयता को कम करने के लिए। डोलोमाइट का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति, किस तरीके से पौधों में जो कुछ अन्य मुख्य पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। जिन जिलों में सल्फर की कमी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर एसएसपी का प्रयोग करके इसकी कमी पूरी की जा सकती है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है बोरॉन, तो बोरॉन की आपूर्ति के लिए फसलों की बुआई के 10 दिन के बाद, जब फसल की बुआई कर दी जाए तो उसके 10 दिन के बाद 14 किलोग्राम बोरेक्स अथवा 9 किलोग्राम बोरिक अम्ल पौधे के चारों ओर डाल करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे जैविक खेती करके समस्या का भी निदान किया जा सकता है। जैविक खाद का उपयोग करके भूमि के गुणवत्ता में सुधार आता है। अगर जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है तो भूमि का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आ सकता है। भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और फिर वाष्पीकरण भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जल नमी ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होगी नहीं, और पौधों को भी समय समय पर नमी और जल की आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। मिट्टी के जांच के द्वारा समस्या का समाधान, मिट्टी का जांच भी समय समय पर करना ज़रूरी है। मिट्टी की जांच प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अवश्य करनी चाहिए। जांच के बाद संतुलित उर्वरक प्रबंधन के द्वारा किसान जो है वह फसलों के अच्छे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसानों को ये पता चल जाए कि उनकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों का अभाव है और किस तरीके से इन अभाव की वो पूर्ति करेंगे उर्वरकों के द्वारा या जैविक खाद के द्वारा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए समय समय पर मिट्टी की जांच होनी ज़रूरी है। और ये कब होनी चाहिए? तो प्रत्येक 3 वर्ष में ये जांच करनी चाहिए। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य की 4,367 ग्राम पंचायतों में और 8,734 महिलाओं को, मतलब एक गांव में 2 मिट्टी डॉक्टर को बनाया गया है। एक गांव में 2 मिट्टी डॉक्टर, तो 8,734 महिलाओं को मिट्टी डॉक्टर बनाया गया है। इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और ये जो प्रशिक्षित मिट्टी डॉक्टर हैं ये मिट्टी जांच करके बेहतर कृषि जो है वो करने के तरीके बताएंगी, और इससे मिट्टी को जांच किया जा सकता है समय समय पर, बेहतर कृषि भी किए जा सकते हैं। इसके ये लाभ हैं। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। तो झारखंड राज्य की मिट्टी कम उपजाऊ है, जिस कारण से पैदावार में कमी देखी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए 2015 ईस्वी में केंद्र सरकार ने किसानों को मृदा कार्ड जारी करने की योजना बनाई कि उनके मिट्टी के जो समस्या है उसका समाधान तभी हो सकता है जब समय समय पर उनकी मिट्टी की जांच की जाए। तो इसके लिए मृदा कार्ड बनाया गया। मृदा स्वास्थ्य में सुधार ला करके झारखंड की कृषि समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। स्वस्थ धरा खेत हरा। तो आज की क्लास में आपने जाना झारखंड की मृदा समस्या के बारे में। कल के क्लास में हम लोग जानेंगे जैविक खाद। जैविक खाद की क्या संकल्पना है वो, और उसके साथ साथ किस किस प्रकार के जैविक खाद है, जिसमें कि आपको मुख्यतः केंचुआ खाद और फिर गोबर खाद के बारे में पढ़नी है। तो कल की क्लास में हम लोग वो जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए कृषि विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं, और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। यदि सिलेबस की बात की जाए तो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 में आप सभी से कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसके सारे जो टॉपिक हैं उसको आप 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो है जैविक खेती की अवधारणा, केंचुआ खाद और गोबर खाद। और इससे जो प्रश्न मैंने बनाया है वो प्रश्न है कि जैविक खेती की अवधारणा पर प्रकाश डालें तथा झारखंड राज्य के मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए केंचुआ खाद और गोबर खाद का प्रयोग किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है, विस्तार से वर्णन करें।
तो यानी कि जो केंचुआ खाद है या गोबर खाद है, इसका अगर प्रयोग किया जा रहा है मृदा स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में बतानी है। और क्या करना है, जैविक खेती की अवधारणा पर प्रकाश डालना है। लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जैविक खेती के लिए, लेकिन यहाँ मेंशन किया हुआ है किताब में, आपको जैविक खेती की अवधारणा बतानी है। और इस तरीके से एक इस प्रश्न का जब मैंने उत्तर लिखा है, तो इस प्रश्न के मैंने 3 भाग किए हैं। पहला भाग भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने ये लिखा है कि जैविक खेती के बारे में थोड़ा मैंने बताया है, और फिर इस जैविक खेती की अवधारणा मैंने बताई है। फिर केंचुआ खाद और गोबर खाद को बताते हुए उसका क्या उपयोगिता है, किस तरीके से उसको प्रयोग में लाया जाएगा, या किस तरीके से वो अपना प्रभाव डालेगा, क्या महत्व है उसका, क्या लाभ है, और उसी में मैंने थोड़ा जैविक खेती को भी बार बार थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और फिर लास्ट में मैंने निष्कर्ष को लिखा है। तो इसके आंसर को इस तरीके से मैंने लिखा। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका के बारे में जानते हैं। भूमिका, 1 मिनट, एक काम कर, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका के बारे में जानते हैं। देखिए भूमिका में क्या है, जैविक खेती फसल और पशुधन उत्पादन की एक विधि है। क्या है, जैविक खेती फसल और पशुधन के उत्पादन की एक विधि है, जिसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, उर्वरकों, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, एंटीबायोटिक्स और वृद्धि हार्मोन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। और ये एक इस तरीके से एक प्रणाली है जिसके आधार पर उन्नत कृषि की जा सकती है, और बिना पर्यावरण को ह्रास किए हुए, बिना मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास किए हुए, और प्रकृति के काफ़ी अनुकूल होती है ये जैविक खेती। देखिए अब क्या है, अगला लाइन जो है वो है, इसमें एंटीबायोटिक्स और वृद्धि हार्मोन का तो उपयोग नहीं किया जाता है। और फिर जैविक उत्पादन, जो जैविक कृषि से जो उत्पादन होता है, तो जो जैविक उत्पादन है वो एक समग्र प्रणाली है, जिसे कृषि पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविध समुदायों की उत्पादकता और फिटनेस को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और जिसमें मिट्टी के जीव, पौधे, पशुधन और लोग इसमें शामिल होते हैं। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे जैविक खेती की अवधारणा के बारे में। आपको अवधारणा जाननी है, ठीक है ना। और देखिए क्या है, विश्व को जैविक खेती भारत की ही देन है, और जैविक खेती की प्रमुख अवधारणा जो है वो निम्न है। किस तरीके से है, अब देखिए यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से थोड़ा चीज़ों को आसान कर दिया है, और आपको ये पता चलेगा कि अवधारणा में आपको क्या क्या पढ़नी है। तो जैविक खेती की अवधारणा, इसमें क्या है, ये प्रकृति के बहुत करीब होता है, बहुत नज़दीक होता है, प्रकृति के सबसे नज़दीक है ये। फिर मृदा उर्वरता का ये संरक्षण करता है, मिट्टी के उर्वरक क्षमता जो है उसका संरक्षण करता है। ऐसा नहीं है कि अगर जैविक खेती अगर की जा रही है तो उससे मिट्टी के जो तत्व हैं वो प्रभावित होंगे, या उसका कुछ ना कुछ ह्रास होगा। जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में अगर उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा हो, या कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा हो, तो उससे मृदा के, अगर रासायनिक उर्वरक का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास होता है। लेकिन अगर जैविक खेती के माध्यम से अगर कृषि के कार्य किए जा रहे हैं तो मृदा पोषक तत्वों में ह्रास नहीं होता है। तो ये प्रकृति के बहुत ही अनुकूल होता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ में पौधे के पोषण के लिए जल की अल्प मात्रा की ज़रूरत होती है जैविक खेती में। यानी कि जल का भी बचाव होता है, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये काफ़ी अनुकूल होता है कृषि के कार्य के लिए। अब देखिए क्या अवधारणा को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। क्या है, तो जैविक खेती चूँकि अधिक बाह्य उत्पादन उपयोग पर आश्रित नहीं है, इसके पोषण के लिए जल की आवश्यक मात्रा भी वांछित नहीं है, बहुत ज़्यादा जल नहीं लगता है। इस कारण से यह प्रकृति के सबसे नज़दीक है, और प्रकृति ही इसका आदर्श है। ये एक अवधारणा का, ये पहली अवधारणा है। फिर दूसरा क्या है, पूरी विद्या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य व उनके एक दूसरे पर प्रभाव की जानकारी पर आधारित होने के कारण इससे न तो मृदा जनित तत्वों का दोहन होता है और न ही मृदा की उर्वरता का ह्रास होता है। ये जो पूरी विद्या है ये जैविक खेती की, ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य और उनके एक दूसरे पर प्रभाव की जानकारी पर आधारित होता है, और यही कारण है कि इससे
जो मृदा का जो पोषक तत्व है वो प्रभावित नहीं होता है, उसका ह्रास नहीं होता है, तो मृदा के लिए भी बहुत ज़्यादा अनुकूल है। फिर पूरी प्रक्रिया में मिट्टी के जीवंत अंश हैं। फिर मृदा में रहने वाले सभी जीव रूप मतलब जितने भी छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो पोषक तत्व की तरह काम करते हैं और पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो मृदा में रहने वाले जीव रूप इसकी उर्वरता के प्रमुख अंग हैं और सतत उर्वरक संरक्षण में योगदान ये करते हैं। अतः इनकी सुरक्षा और पोषण किसी भी कीमत पर आवश्यक है। जो मृदा के जो ऐसे बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जिसका आवश्यकता होता है पोषक पौधे के पोषण के लिए, तो उनको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैविक खेती जो है उनको बनाए रखने में, उनको और भी ज़्यादा एक्टिव करने में काफ़ी हेल्प करता है। पूरी प्रक्रिया में मृदा पर्यावरण संरक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मृदा के पर्यावरण का संरक्षण करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग खेती कर रहे, भूमि जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा संसाधन है और उसका उपयोग इस तरीके से करना है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसी तरीके से लाभ ले जिस तरीके से हम ले रहे हैं या हमारे पूर्वज लेते आ रहे हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोगों को सोचना है। ऐसा नहीं कि जो अगर भूमि है उसका उपयोग हम लोग अभी इस तरीके से कर लें कि आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो, या फिर हमारा जो मिट्टी है वो उसकी उर्वरक क्षमता जो वो खत्म हो जाए। तो उसके पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जैविक खेती की जाए। तो अब हम लोग जानेंगे थोड़ा केंचुआ खाद के बारे में, जैसे प्रश्न का डिमांड है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य की वृद्धि में केंचुआ खाद का उपयोग एवं महत्व। तो मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए केंचुआ खाद का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा केंचुआ खाद का, और फिर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा या क्या महत्व है, क्या लाभ है इसका, चलिए हम लोग जानते हैं। जीवाश्म खादों में वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो जीवाश्म खादों में वर्मी कंपोस्ट का विशिष्ट स्थान होता है, क्योंकि इसे तैयार करने की विधि सरल एवं गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। पूरे विश्व में केंचुए की लगभग, माफ कीजिएगा यहाँ विश्व नहीं होगा, यहाँ भारत होगा, ठीक है ना। जिनको मैंने नोट्स दिया है वो लोग इसको करेक्ट कर लें। तो पूरे भारत में केंचुए की लगभग 509 प्रजाति जो है वो उपलब्ध है। केंचुओं के द्वारा निगला हुआ गोबर, घास फूस, कचरा आदि कार्बनिक पदार्थ इनके पाचन तंत्र से पिसी हुई अवस्था में बाहर आते हैं और इसी को केंचुआ खाद कहते हैं। देखिए, केंचुआ होता है वो गोबर को खाता है, घास फूस को खाता है, कचरा खाता है और बहुत सारे ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिसका वो सेवन करता है। और जब उनको खाने के बाद उनके पाचन तंत्र से वो पिसी हुई अवस्था में वो बाहर आता है, वो पीस करके बाहर आता है, उसको ही केंचुआ खाद कहते हैं, ठीक है ना। केंचुआ खाद जल में घुलनशील पोषक तत्वों से युक्त होता है। केंचुआ जो है वो जल में जो मतलब ये ऐसे पोषक तत्वों से वो बना हुआ है जो जल में घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील होगा तो पौधे जो हैं उसको सही तरीके से वो अपने पोषण के रूप में उसको ले सकेंगे, पोषक तत्व के रूप में। तो जल में घुलनशील पोषक तत्वों से ये युक्त होता है और यह पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद और मृदा के अनुकूलक है जो पौधों के द्वारा अपेक्षाकृत आसानी से अवशोषित किए जाते हैं। तो जो पोषक तत्व इसके खाद में होता है केंचुआ के द्वारा, जो उनका पाचन तंत्र से जो निकलता है, तो जो खाद के रूप में इसका अगर प्रयोग किया जाता है तो ये मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सही होता है, अनुकूल होता है, पौधों के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के जल में आसानी से इसके पोषक तत्व घुल जाते हैं और जिसको ग्रहण करके पौधे जो हैं अपना विकास करते हैं, अपना वृद्धि करते हैं और अपने पोषक तत्व को लेते हैं। चूँकि केंचुए साधारण रूप में खनिजों को पीस करके समान रूप से मिश्रित करते हैं, पौधों को उन्हें प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता है, तो बहुत ही आसानी से वो ले लेते हैं न्यूनतम प्रयास से ही। केंचुए के पाचन तंत्र अनुकूल वातावरण बनाते हैं जो कुछ प्रजातियों के सूक्ष्म जीवों को पनपने देते हैं और इस तरह पौधों के लिए जीवित मृदा का वातावरण बन जाता है। मृदा का अंश जो केंचुए के पाचन तंत्र से होकर गुजरा है, मतलब मिट्टी का वो अंश जो केंचुए के पाचन तंत्र से होकर गुजरता है, उसे ड्रिलोस्फियर कहा जाता है। केंचुआ खाद बनाने के लिए
छायादार और नम वातावरण की आवश्यकता होती है। बहुत अगर तेज़ धूप पड़ती है तो उसकी नमी चली जाती है, और जिस कारण से केंचुआ खाद बनाने में समस्या आती है। तो केंचुआ खाद उसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर नम वातावरण हो और छायादार जगह हो। घने छायादार पेड़ के नीचे या हवादार फूस के छप्पर के नीचे केंचुआ खाद बनाना चाहिए। नम वातावरण में केंचुआ की बढ़वार शीघ्रता से होती है, यानी कि जो केंचुआ होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। अगर कोई नम वातावरण में केंचुआ खाद बनाए जा रहे हैं तो केंचुए तेजी से बढ़ते हैं। और स्थान के चुनाव के समय उचित जल निकास और पानी की समुचित व्यवस्था का विशेष ध्यान देना होगा। और जहाँ पर केंचुआ खाद बनाया जा रहा है वहाँ पर नमी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि नमी हमेशा रहे, और साथ में जल का निकासी भी सही तरीके से, या जितना मात्रा में जल की आवश्यकता है वो सभी सही समय पे मिलते रहे। केंचुआ खाद के गड्ढे को कार्बनिक वनस्पति अपशिष्ट, गोबर आदि से अलग अलग परतों में भरे जाते हैं। उसको एक तरीके से उसका एक मैं किसी क्लास में इसको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से किस तरीके से केंचुआ खाद बनाया जाता है। यहाँ तो थोड़ा आंसर लिखने में थोड़ा शॉर्ट में लिखना था, तो मैंने थोड़ी बहुत विधि का यहाँ मैंने मेंशन किया है। देखिए, केंचुआ खाद के गड्ढे से कार्बनिक वनस्पति विशिष्ट अपशिष्ट, मतलब कार्बनिक वनस्पति का जो अपशिष्ट होता है वो, गोबर, इसको अलग अलग परतों में भरा जाता है। 1 माह के बाद ढेर को हाथों या लोहे के पंजे की सहायता से धीरे धीरे पलटना चाहिए। जब 1 माह बीत जाए तो उसको हाथों के द्वारा या फिर लोहे के कोई औजार हो उसके द्वारा उसको धीरे धीरे पलटना, नहीं तो केंचुआ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो मर जाएंगे। तो उसको धीरे धीरे पलटना होता है। फिर क्या होगा कि पीठ में 40% नमी बनाए रखने के लिए, जिसमें बनाया जा रहा है खाद को, उसमें 40% नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी का छिड़काव कर, वहाँ पर हमेशा 40% नमी जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमेशा जल का जो छिड़काव हमेशा टाइम टू टाइम करते रहना होगा। फिर क्या है, इस प्रकार लगभग 50 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। और इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो सही है। देखिए, केंचुआ खाद का उपयोग किस तरीके से उपयोग करेंगे, कितना क्षेत्र में किस तरीके से कौन सी मात्रा देनी है। अब देखिए, केंचुआ खाद पूर्णतः जैविक खाद है। इसके उपयोग से फसल की उपज के साथ साथ रोग एवं कीटरोधी क्षमता भी बढ़ती है। मतलब जो केंचुआ खाद जो है वो जैविक खाद है, और अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो जो फसल का उपयोग, मतलब फसल जो आएंगे, फसल की जो उपज होगी, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी कि कीटनाशक का जब अगर वो हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वैसी शक्ति आ जाती है पौधों के अंदर कि वो रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैव रासायनिक क्षमता में गुणोत्तर विकास होता है। और केंचुआ खाद उपयोग की मात्रा खाद्यान्न फसलों के लिए, अगर खाद्यान्न फसल के लिए केंचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर भूमि में 3 से 5 टन केंचुआ खाद जो उसका प्रयोग किया जाएगा। सब्जी फसलों में 4 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, अगर सब्जी लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में 4 से 6 टन का प्रयोग किया जाएगा। अगर छोटे फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति वृक्ष, एक वृक्ष में कितना लगेगा, 4 से 6 टन, माफ कीजिएगा 4 से 5 किलो। एक पेड़ में अगर छोटा फलदार फल लगाया जा रहा है तो उसके एक पेड़ में 4 से 5 किलोग्राम लगाया जाएगा। गमले में अगर इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं गमले में तो 100 से 150 ग्राम एवं सब्जी पौधशाला के लिए 2 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर गमला में अगर केंचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गमले में 100 से 150 ग्राम ही केंचुआ खाद लगाया जाएगा। ये एक उपयोग करने की मात्रा है। किस में, सब्जी में किस तरीके से उपयोग करेंगे, अगर सब्जी फसल लगा रहे हैं तो, या खाद्यान्न में या गमलों में किस तरीके से, या सब्जी की अगर पौधशाला है तो उसमें कितना मात्रा लगेगा। तो ये हो गया। अब हम लोग केंचुआ खाद के लाभ को जानेंगे। केंचुआ खाद के उपयोग से यह भूमि की उर्वरता, वायु संरचना और जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में केंचुओं की सक्रियता के लिए, मिट्टी में केंचुओं की सक्रियता के कारण पौधों की जड़ों के लिए उचित वातावरण बना रहता है, जिससे पौधों का सही विकास हो पाता है। अगर मिट्टी में अगर केंचुओं की सक्रियता अगर बनी रहती है तो मतलब जो पौधे के जो जड़ होते हैं वहाँ का वातावरण सही रहता है। मतलब वहाँ पर अन्य जो पोषक तत्व हैं उसका भी विकास होते रहता है। बहुत सारे
कीड़े मकोड़े जो ये माफ कीजिएगा, जो बहुत सारे ऐसे जीव बैक्टीरिया होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, तो वो हमेशा एक्टिव रहते हैं जड़ के पास, तो पौधे का विकास होते रहता है। थोड़ा यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से आसान किया है। देखिए, भूमि उर्वरता में वृद्धि, पौधे का सही विकास, खरपतवार की कमी, ये सभी केचुआ खाद के लाभ हैं। पौधों की का सही विकास होता है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है और खरपतवार में भी कमी आ जाती है। देखिए कैसे, केचुआ खाद का उपयोग भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाने में सहायक होता है। फिर भूमि का जो तापक्रम है, वहाँ का टेम्परेचर है, उसको भी मेंटेन करता है केचुआ खाद। इसके उपयोग से भूमि में खरपतवार कम उगते हैं। अगर इसका प्रयोग खरपतवार भी कम उगता है, और खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है किसी भी फसल के लिए, क्योंकि वो ये करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं अन्य फसलों से। तो जो नमी मुख्य फसल के लिए जानी चाहिए वो खरपतवार ले लेते हैं। इसीलिए हमेशा खरपतवार का भी मतलब हटाना चाहिए, हटाते रहना चाहिए उसको ये फसल के पास से। तो इससे ये भी लाभ होता है केचुआ खाद से कि वो हमेशा हटते रहते हैं। देखिए, क्लास बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि गोबर खाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूँ। देखिए, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से उत्पादन लागत में कमी आती है। और चूँकि जब केचुआ खाद का प्रयोग किया जाता है तो रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है, और इससे उत्पादन लागत में, माफ कीजिएगा, जो किसान का अगर जो लागत आ रहा है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक महंगा पड़ता है केचुआ खाद की अपेक्षा, या फिर केचुआ खाद किसान अपने घर के आसपास भी बना सकते हैं, अपने खेतों में भी बना सकते हैं, तो ये खुद भी वो उसको बना सकते हैं, तो जैविक खाद को। लेकिन रासायनिक खाद उर्वरक या खाद के लिए उनको डिपेंड रहना पड़ता है मार्केट पे। अगर उनके पास पैसे हैं तो रासायनिक खाद को खरीदने में वो खर्च होते हैं, तो इसमें उत्पादन लागत में भी कमी आती है अगर जैविक खेती की जा रही है, केचुआ खाद का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज की क्लास में आपने जाना थोड़ा, देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी है। कल की क्लास में हम लोग एक छोटा, तुरंत ही मैं कोशिश करूँगी एक और नेक्स्ट वीडियो देने की, उसमें मैं गोबर खाद के महत्व के बारे में मैं आपको बताऊँगी, किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। फिर हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।